हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 341 बाधाओं को पार करना। गूबो, तुम पास हो गए। चू फैंग बहुत खुश हुआ जब उसने गूबो को देखा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ रहने के बाद चू फैंग ने पहले से ही गूबो को एक अच्छे भाई के रूप में देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने आशा की कि गूबो परीक्षा पास कर सकता है। न केवल वह पास हुआ, बल्कि गूबो वह व्यक्ति है जिसने मूल स्तर के भूमिगत महल को सबसे पहले पास किया और प्रतिष्ठित बैच प्राप्त किया। गूबो को जवाब देने से पहले ही उसके पीछे एक युवक ने गर्व से भरे चेहरे के साथ कहा, जैसे कि वह व्यक्ति जो पहले पास हुआ था वह था। भाई गूबो, सच में बधाई। चू फैंग उस परिणाम से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था और उसके चेहरे पर उसके दिल से निकली खुशी थी, क्योंकि वह गूबो के लिए खुश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गूबो के पास न केवल प्रभावशाली ताकत थी, बल्कि उसकी आत्मा निर्माण तकनीक भी उत्कृष्ट थी। मूल स्तर के भूमिगत महल में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम होना चू फैंग की उम्मीदों के अनुरूप था। भाई चू फैंग, अगर आपने भी मूल स्तर का भूमिगत महल चुना होता तो यह नंबर 1 स्थान किसी और का नहीं बल्कि आपका होता। गूबो बहुत विनम्र था और विश्व आत्मा गिल्ड के लोग गूबो की बातों से काफी हद तक सहमत थे। इससे पहले कि वे चू फैंग की उपलब्धियों के बारे में सुनते, उनके दिलों में जो भी संदेह थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चू फैंग को मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की खेती के साथ कुत्तों की तरह गहन क्षेत्र विशेषज्ञों के समूह को पराजित करते देखा, तो उनके दिलों में चू फैंग के प्रति प्रशंसा या यहाँ तक कि डर भी महसूस हुआ। और जब भीड़ की विशेष निगाहों का सामना करते हुए चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराए, फिर तुरंत बाद विषय बदलते हुए पूछा, मेरे भाई गूबो को मूल स्तर में प्रथम स्थान मिला, तो गहन स्तर में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? चू फैंग, इस बार एक काला घोड़ा दिखाई दिया है। जैसे ही उस मामले का उल्लेख किया गया, गूबो और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। टीएन, काला घोड़ा एक अप्रत्याशित विजेता को संदर्भित करता है। काला घोड़ा, असल में क्या हुआ? बदतमीज बूढ़े आदमी वान कियांग को पहला स्थान नहीं मिला। चू फैंग ने ऐसे पेश आया जैसे उसे कुछ भी पता न हो और उसने पूछा, नहीं, इस बार यह एक युवा व्यक्ति है। एक युवा व्यक्ति जो केवल 15 वर्ष का है, उसे प्रथम स्थान मिला है। जब गूबो ने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि यह एक युवा व्यक्ति था जो उससे और चू फैंग से भी छोटा था। इसका मतलब था कि एक असली प्रतिभा मंच पर उतरी थी, क्योंकि चाहे उसे प्रथम स्थान कैसे भी मिला हो, प्रतिभा के मामले में वह पहले ही 9 प्रांतों के महाद्वीप के सभी प्रतिभाओं से आगे निकल चुका था। हाँ, उसका नाम क्या है? इसी तरह चू फैंग भी उस युवक से बहुत प्रभावित था। जियांग वुशांग। गूबो ने अत्यंत गंभीरता से ये 3 शब्द कहे। नाम जानने के बाद चू फैंग ने मन ही मन कहा, तो ये जियांग वुशांग है। वह वास्तव में जियांग राजवंश का हिस्सा है। उसके बाद चू फैंग, गूबो और अन्य सभी प्रतिष्ठित विला के मुख्य शहर में प्रवेश कर गए। इसका ये भी मतलब था कि उन्होंने विवाह समारोह में शामिल होने की योग्यता पहले ही प्राप्त कर ली थी। आराम करने के लिए एक निवास के भीतर चू फैंग ने पहले कुछ आत्मा संरचनाएं रखीं और कुछ निवारक उपाय करने के बाद उन्होंने अधीरता से 10,000 गहन मोतियों के साथ ब्रह्मांड की थैली को बाहर निकाल लिया। उस पल चू फैंग अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि उसे लगा कि 10,000 गहन मोती निश्चित रूप से उसे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं और संभवतः गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर में भी कदम रख सकते हैं। क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि वे पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें तोड़ पाने में असमर्थ क्यों हूँ? हालांकि जो हुआ वह उतना सफल नहीं था जितना की कल्पना की गई थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके डेंटियन में दिव्य बिजली द्वारा भस्म की गई गहन शक्ति पहले से ही गहन क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। फिर भी चू फैंग अभी भी असमर्थ था और वर्तमान में दिव्य बिजली को गहन शक्ति से पोषित करने के लिए गहन मोतियों का निरंतर उपभोग करने के अलावा चू फैंग के पास कोई अन्य तरीका नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। लेकिन ये कहना होगा कि इस बार सफलता अतीत में किसी भी एक सफलता से कहीं अधिक कठिन थी। चू फैंग अभी भी आगे बढ़ने में असमर्थ था, इस तथ्य के बावजूद कि चू फैंग ने 10,000 गहन मोतियों को पूरी तरह से परिष्कृत किया था और असीम गहन शक्ति को उसके डेंटियन में 8 दिव्य बिजली द्वारा भस्म कर दिया गया था। चू फैंग पूरी तरह से घबरा गया। अरे, कहाँ कुछ गलत हो गया?
इतनी सारी प्रोफाउंड शक्ति स्पष्ट रूप से बचाई गई है और स्पष्ट रूप से एक सफलता पहले से ही संभव होनी चाहिए। लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता? चू फैंग के माथे पर घबराहट से पसीना आ गया था क्योंकि वह बेचैनी से जमीन पर आगे पीछे चल रहा था। चू फैंग, घबराओ मत। अपने डेंटियन में मौजूद चीजों को ध्यान से महसूस करो, उनसे जुड़ने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। मार्शल साधना की यात्रा इतनी सहज होना संभव नहीं है। यह इतना सरल होना संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी नए स्तर या क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे उस क्षेत्र को समझना चाहिए। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ हैं और बहुत से लोग तो गहन क्षेत्र या मूल क्षेत्र में भी कदम रखने में असमर्थ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी समझ शक्ति पर्याप्त नहीं है और वे आकाश और पृथ्वी के बीच मूल शक्ति और गहन शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आपको मूल शक्ति या गहन शक्ति को समझने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने डेंटियन में मौजूद चीजों से जुड़ने और उन्हें अपने द्वारा इस्तेमाल करने योग्य बनाने की जरूरत है। चू फैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी अचानक एग्गी की मधुर और कोमल आवाज गूंजी। वर्तमान एग्गी असामान्य रूप से शांत लग रही थी, एक स्पष्ट दीपक की तरह जो अंधेरे में दिशाएं बता रहा था और उस दिशा की ओर इशारा कर रहा था जहां चू फैंग को आगे बढ़ना चाहिए। ये सही है। मार्शल साधना के मार्ग में वास्तव में बाधाओं की परतें हैं। बाधाओं को लगातार नष्ट करके ही कोई पूरी तरह से नए क्षेत्र में कदम रख सकता है और नई शक्ति का स्वागत कर सकता है। और जहां तक मेरा सवाल है, पहले सफलता प्राप्त करने के तरीके बहुत आसान थे और उस सरलता के कारण मुझे लगा कि जब तक मेरे पास पर्याप्त संसाधन है मैं असीमित रूप से सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और इससे मुझे ये भी लगा कि जब तक मेरे पास पर्याप्त संसाधन है सफलता प्राप्त करना कुछ ऐसा है जो अपेक्षित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं गलत था। भले ही मेरे डेंटियन में विशेष दिव्य बिजली हो, लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। एग्गी, शुक्रिया, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। चू फैंग को जल्दी ही और पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया और अब वह बेचैनी से इधर उधर नहीं घूमता था। उसने अपने पैर को क्रॉस किया और सीधे फर्श पर बैठ गया। उसने अपने दिल को स्थिर करना शुरू कर दिया और अपने पूरे शरीर और दिल के साथ उसने अपने डेंटियन में 8 विशाल बिजली के जानवरों को महसूस करना शुरू कर दिया। चू फैंग ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि 8 विशाल बिजली वाले जानवर कैसे दिखते थे, लेकिन चू फैंग यह महसूस करने में सक्षम था कि उन सभी की अपनी अपनी बुद्धिमत्ता थी, उन सभी की अपनी अपनी उपस्थिति थी, फिर भी वे सभी एक थे। विशाल बिजली के जानवर आपस में गुंथ गए और एक ढेर बन गए। उनमें से 7 बहुत शांत थे क्योंकि वे हाइबरनेशन में थे, लेकिन उनमें से एक बहुत बेचैन था। वह इस समय बहुत बेचैन था, मानो वह शरीर के ढेर से बचकर भागना चाहता हो। ये तुम हो ना? तुम मेरे शरीर में विलीन होना चाहते हो और मुझे नई शक्तियां देना चाहते हो। संकोच मत करो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अपनी शक्ति मुझे दे दो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति को चमक के साथ खिलने दूंगा। चू फैंग को एहसास हुआ कि समस्या कहाँ थी और वह तुरंत खुश हो गया। उसने जल्दी से अपने दिल में कहा कि वह विशाल बिजली के जानवर से जुड़ने की कोशिश करे। तारानकन दहाड़ टिल्ड 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 तारानकन। अचानक, जैसे कि उसे चू फैंग की बातें समझ में आ गई हो, विशाल बिजली का जानवर तुरंत उग्र रूप से दहाड़ने लगा। ये ध्वनि चू फैंग के कानों के पास गूंजी, मानो वह आकाश को भेद कर दुनिया को हिला सकती हो। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि भयंकर गर्जना के बाद विशाल बिजली जानवर क्रूर बिजली शक्ति के साथ अन्य 7 विशाल बिजली जानवरों से अलग हो गया और दानतियन से बाहर निकल आया। उस पल चू फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि विशाल बिजली जानवर की उपस्थिति का कोई निश्चित आकार नहीं था। ये किसी भी समय बदल सकता था। इसके पास कोई आंख भी नहीं थी, लेकिन ये दिशा का पता लगाने में सक्षम था। जो संघनित था वह नीले रंग की बिजली थी और इससे अत्यंत भयानक शक्ति निकलती थी। अध्याय 342 गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। तारानकन फफफ। अचानक बिजली के विशाल जानवर की आकृति हिली और चू फैंग के दिल में घुस गई। उसे अभी तक कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और उसे लगा कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। हालांकि फिर भी चू फैंग को अभी भी महसूस हो रहा था कि नीले रंग का विशाल बिजली का जानवर पहले से ही चू फैंग के दिल में टूटना शुरू हो गया था और अनगिनत छोटे नीले रंग की बिजली बनना शुरू हो गया था। वे उसकी नसों में तैर रहे थे। जल्दी से चू फैंग के सारे खून पर कब्जा कर लिया और एक साथ मिल गए। उस पल चू फैंग को यह भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के हर हिस्से में, जिसमें उसका डेंटियन भी शामिल है,
दुनिया को हिला देने वाला बदलाव हो रहा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली हो गई थीं, वह रात में भी चीजों को साफ देख सकता था। उसकी सुनने की शक्ति ज्यादा संवेदनशील हो गई थी, वह हवा से उड़ती घास की सरसराहट की आवाज भी सुन सकता था। उसका शरीर मजबूत हो गया, उसकी ताकत और अधिक शक्तिशाली हो गई। उसके पूरे शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वह उस गहन शक्ति को महसूस करने में सक्षम था जो उसके चारों ओर थी और दुनिया में व्याप्त थी। वास्तव में चू फैंग ने सफलता प्राप्त की और गहन क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम रखा। लेकिन यह अंत नहीं था। उसी समय चू फैंग के डेंटियन में 7 विशाल बिजली के जानवरों में भी परिवर्तन हो रहा था। उनके द्वारा उपभोग की गई गहन शक्ति वर्तमान में पूरी तरह से नई शक्ति में बदल रही थी। वे उसके शरीर में विलीन हो गए और ऐसे परिवर्तनों के साथ चू फैंग की साधना भी बढ़ने लगी। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। एक ही सांस में चू फैंग ने गहन क्षेत्र में 3 स्तरों को तोड़ दिया। मूल क्षेत्र के 9वें स्तर से वह गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गया। सफलता, मैं सफल हुआ। एग्गी, क्या तुमने इसे देखा? मैं सफल हुआ। चू फैंग अतुलनीय रूप से खुश था और उसके चेहरे पर जो पहले चिंताओं से भरा हुआ था, अभूतपूर्व उत्साह उमड़ पड़ा और प्रकट हुआ। हाँ, बहुत शक्तिशाली। ये वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि आप सीधे गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गए हैं। अभी आपको मेरी शक्ति उधार लेने की आवश्यकता नहीं है और आप अभी भी गहन क्षेत्र के भीतर राजा के रूप में नामित हो सकते हैं। इसी तरह एग्गी के चेहरे पर भी खुशी थी और उसकी खूबसूरती से भरी प्यारी मुस्कान निस्संदेह अनगिनत लोगों को मोहित कर सकती थी। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी उस छोटी सी सुंदरता की मुस्कान को नहीं देख पाया जो दुनिया को उल्टा कर सकती थी। हाँ, ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारी शक्ति उधार लेता हूँ तो मेरी शक्ति थोड़ी अधिक हो जाती है, एग्गी। चू फैंग ने ठहाका लगाया। फिर कुछ ही देर बाद सुनहरे रंग की बिजली उसकी आंखों में चमक उठी। जब बिजली चमकी तो चू फैंग के पूरे शरीर की हड्डियां कराह उठी और उसकी मांसपेशियां तेजी से फैल रही थीं। उसकी आभा सीधे गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर से गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर चली गई। उसके बाद एक और विचार के साथ चू फैंग की आंखों में जो सुनहरे रंग की बिजली से भरी हुई थी, नीले रंग की बिजली उभरी। उसकी वर्तमान आंखों में नीले रंग की बिजली दिखाई देने के बाद सुनहरे रंग की बिजली वास्तव में एक छोटे सुनहरे रंग के बिजली के सांप में सिकुड़ गई थी। यह नीले रंग की बिजली के साथ जुड़ गई और नीले रंग की बिजली और सुनहरे रंग की बिजली के अंतर्संबंध से एक पैटर्न बन गई। पैटर्न पुतलियों पर इकट्ठा हो गया था। विस्तार से देखे बिना कोई इसका पता नहीं लगा सकता था, लेकिन अगर इसका पता लग भी जाता तो सबसे ज्यादा संभावना थी कि लोग चौंक जाते क्योंकि यह कोई आसान पैटर्न नहीं था। ये 2 विशाल जानवरों की तरह लग रहा था जिनमें ऐसी शक्ति थी जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देती थी, जो चू फैंग की पुतलियों के भीतर गहरी नींद में सो रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि पैटर्न बनने के बाद चू फैंग की आभा वास्तव में फिर से हिंसक रूप से बढ़ गई थी और गहन क्षेत्र के चौथे स्तर से वह गहन क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रखा। आपने वास्तव में फिर से सफलता प्राप्त कर ली है। बहुत प्रभावशाली। ऐसा लगता है कि आपको एक नई शक्ति मिल गई है और अभी आप 2 स्तरों को पार कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी सच्ची साधना गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर नहीं है, बल्कि गहन क्षेत्र का 5वां स्तर है। चू फैंग के शरीर में आए बदलाव को महसूस करते हुए एग्गी को भी बहुत झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गहन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चू फैंग को एक नई शक्ति मिलेगी जिसके कारण वह लगातार 2 स्तरों की साधना को पार करने में सक्षम हो जाएगा। पहले के जियान वुशान की तुलना में गहन क्षेत्र का 5वां स्तर अभी भी बहुत कमजोर है। आखिरकार ये साधना अभी भी स्वर्गीय क्षेत्र के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर है। चू फैंग अपनी दिव्य बिजली से मिली शक्ति से बहुत संतुष्ट था, लेकिन जब तक वह जियान वुशान के बारे में सोचता रहा उसे अभी भी लगता था कि उसमें बहुत कमी है और उसे कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। कम से कम वर्तमान में उसी पीढ़ी के भीतर वह सबसे मजबूत नहीं था। जियान वुशान का मजबूत होना उम्मीदों के मुताबिक है। 9 प्रांतों के महाद्वीप के अधिपति के रूप में जियान राजवंश के कई हजार वर्षों के संचय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जियान वुशांग एक दुर्लभ प्रतिभा है और मुझे यकीन है कि जियान राजवंश के भीतर भी वह एक उत्कृष्ट अस्तित्व है। ऐसे व्यक्ति को जन्म से ही सबसे अच्छा विकास मिलता है। न केवल मार्शल साधना में उसका मार्गदर्शन करने वाले विशेषज्ञ लोग होंगे, बल्कि उसे सबसे उत्कृष्ट साधना संसाधन भी प्राप्त हो सकते हैं। जब तक वह इसके बारे में सोच सकता है, वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह उचित है कि उसके पास उसकी वर्तमान उपलब्धियां हैं।
लेकिन आप अलग हैं। हालांकि आपने 10 साल की उम्र में मार्शल साधना शुरू कर दी थी, लेकिन 15 साल की उम्र से पहले ही आप में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। आप में ज्यादा सुधार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका शरीर विशेष है, फिर भी आपके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था जो आपके विशेष शरीर को विकसित करने के लिए प्रदान किया जा सके। ये वो बिंदु है जहां आप उससे कमतर हैं, क्योंकि शुरुआती बिंदु के संदर्भ में आप पहले से ही उससे बहुत पीछे थे। हालांकि 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में आपने आध्यात्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर से गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कदम रखा, और आपने जो मार्शल साधना संसाधन हासिल किए वे सभी आपने खुद ही लड़कर हासिल किए। यह आपके और उसके बीच की दूरी है। आप खुद पर भरोसा करते हैं, जबकि वह अपने पूरे कबीले पर भरोसा करता है। जैसे ही एग्गी ने ये कहा, उसका चेहरा गर्व से भर गया। उसे चू फैंग पर गर्व महसूस हुआ। हे एग्गी, आपके परामर्श के लिए धन्यवाद। वास्तव में आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा से यह आत्मविश्वास रहा है, और एक दिन मैं 9 प्रांतों के इस महाद्वीप को छोड़ दूंगा। मैं दुनिया के मंच पर कदम रखूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी अपने माता पिता को ढूंढना है और मुझे अभी भी अपने परिवार को ढूंढना है। मैं पता लगाऊंगा कि किसने तुम्हें मेरे शरीर में सील किया है, और चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, मैं उस व्यक्ति से तुम्हारी सील खुलवाने का तरीका सोचूंगा ताकि तुम्हें तुम्हारी आज़ादी वापस मिल सके। चू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चू फैंग की बातें सुनकर एग्गी का दिल थोड़ा दुखा और वह चुप हो गई। वास्तव में उस जयान वुशान की तुलना में मैं अधिक उत्सुक हूं कि वह अभी किस अवस्था में पहुंची है। आखिरकार उसके पास एक दिव्य शरीर है। चू फैंग के विचार 1 साल पीछे चले गए जब उसकी मुलाकात व्हाइट टाइगर विला में बैंगनी कपड़े पहने युवती से हुई थी। युवती जियान वुशान जैसी ही थी, चू फैंग से भी छोटी थी, लेकिन उसकी ताकत बेहद भयानक थी। 1 साल पहले वो पहले से ही इतनी मजबूत थी, इसलिए 1 साल बाद चू फैंग को वास्तव में नहीं पता था कि वह किस अवस्था में विकसित हुई है। आखिरकार उसके पास वही शरीर था जो एजोर प्रांत में सम्राट मकबरे के स्वामी के पास था, एक दिव्य शरीर। दस्तक दस्तक दस्तक, भाई चू फैंग। ठीक उसी समय महल के दरवाजे की दूसरी तरफ से दस्तक और चिल्लाने की आवाजें आईं। आवाज से चू फैंग को पता चला कि यह गुबो था। चू फैंग ने जल्दी से दरवाजे खोले, और तभी उसे पता चला कि वर्तमान में आकाश अंधेरा था, और उसे पता भी नहीं चला कि उसने वास्तव में कितना समय बिताया था। गुबो अपने महल के दरवाजे के सामने खड़ा था। चू फैंग को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, भाई चू फैंग, चलो बाहर चलते हैं। विवाह समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है, और इस रोमांचक पल को मत चूकना। इसके अलावा मेरे विश्व आत्मा गिल्ड के बड़े भाई चू झोंग्यू पहले ही आ चुके हैं और वह भी आपको देखना चाहते हैं। अध्याय 343 विवाह सभा। ऐसा लगता है कि अंततः एक अच्छा शो आएगा। गुबो की बातें सुनने के बाद ही चू फैंग को अचानक एहसास हुआ। अगर गुबो ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो वह वास्तव में लगभग भूल ही गया होता कि आज रात विवाह समारोह की आधिकारिक शुरुआत थी। साथ ही वह दिन भी जब प्रतिष्ठित विला की 100 सुंदरियां उन्हें अपना चेहरा दिखाएंगी। हाँ, आज रात बिना किसी घटना के प्रेस्टिजियस विला उनके और 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के बीच लड़ाई की शुरुआत की घोषणा करेगा। इसके अलावा मैरिज गैदरिंग के नाम का उपयोग करके वे हम सभी को इस लड़ाई में घसीटने वाले हैं। गुबो ने कहा, हो, क्या ये वही नहीं है जिसकी आप, मैं और हर कोई उम्मीद करता है? चू फैंग मुस्कुराया और उसकी आंखों में तड़प का एक स्पर्श उभरा। शायद, चलो मेरे बड़े भाई चू झोंग्यू से मिलते हैं, वह तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक है। गुबो भी मुस्कुराया और चू फैंग के कंधों को गले लगाते हुए दोनों अच्छे भाई विवाह समारोह के आयोजन स्थल की ओर बढ़ गए। प्रतिष्ठित विला का मुख्य शहर बहुत बड़ा था, और यहाँ तक कि चमकदार लैंप के साथ साथ बड़े और भव्य घरों के साथ सुंदर रात का दृश्य भी था। लेकिन आज रात प्रेस्टिजियस विला में सबसे खूबसूरत और सबसे जीवंत जगह मुख्य शहर के भीतर नहीं थी। यह मुख्य शहर के बाहर एक पर्वत शिखर पर थी। पहाड़ की चोटी के नीचे सफेद बादल छाए हुए थे और वे इधर उधर घूम रहे थे। पहाड़ की चोटी झरनों से घिरी हुई थी जो सीधे नीचे की ओर बह रहे थे, और पहाड़ की चोटी पर पहाड़ों और समुद्रों के साथ लोगों का एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। ये स्थान विवाह समारोह का आयोजन स्थल था। हालांकि भूमिगत महल की परीक्षा पास करने के बाद, कई हजार लोगों की जांच करने के बाद केवल 1000 से भी कम लोग बचे। लेकिन जो लोग परीक्षा में पास हुए वे सभी प्रतिभाशाली कहलाने में सक्षम थे। वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो औसत दर्जे का हो। ये काफी जीवंत है। ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठित विला को काफी समय से लगन से तैयार किया गया है।
पर्वत शिखर के शिखर पर आकर और पर्वत शिखर के चारों ओर स्वर्ग जैसे प्राकृतिक सुंदर दृश्य को देखकर, फिर पर्वत शिखर के शिखर पर विशाल और शानदार मानव निर्मित संरचनाओं को देखकर चू फैंग को पता था कि इन सब में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित विला के काफी धन और जनशक्ति का उपयोग हुआ होगा। और उसी क्षण, क्योंकि प्रतिष्ठित विला की 100 सुंदरियां अभी तक प्रकट नहीं हुई थीं, सभी शक्तियों से आए हुए पुरुष एक दूसरे के निकट इकट्ठे हुए और बातें करने लगे। आखिरकार इस जगह पर एकत्र हुए लोग 9 प्रांतों के महाद्वीप पर युवा पीढ़ी के तथाकथित प्रसिद्ध लोग थे। कुछ लोग संभवतः इस महाद्वीप के विभिन्न स्थानों के शासक भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत से लोग कुछ दोस्त बनाने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। और विवाह समारोह में भाग लेने के लिए सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त करने वाले कई युवा सुंदर प्रतिभाशाली लोगों के अलावा प्रतिष्ठित विला से कई शिष्य भी पहाड़ की चोटी के विशाल शिखर पर एकत्र हुए थे। और उनमें से अधिकांश महिला शिष्य थीं। महिला शिष्यों में कुछ खास बात थी। हालांकि वे प्रतिष्ठित विला के कपड़े पहनती थीं, लेकिन उनमें से हर एक सुंदर कपड़ों से सजी हुई थी और स्वाभाविक रूप से उनके पास इसके लिए अपने कारण थे। हालांकि प्रतिष्ठित विला से आए शिष्यों का दर्जा और पद बहुत ऊंचा था, आखिरकार इस जगह पर इकट्ठा हुए लोग उसी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे जो पूरे महाद्वीप में कई जगहों से आए थे। स्वाभाविक रूप से महिला शिष्यों का दिल द्रवित हो गया होगा और शायद प्रतिभाशाली लोगों के भीतर वे अपने भावी आदर्श पति से मिल सकें। अधिकांश युवा प्रतिभाशाली लोग प्रतिष्ठित विला की सुंदरियों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने के लिए बहुत इच्छुक थे। आखिरकार वहां केवल 100 खूबसूरत सुंदरियां थीं, जिसका मतलब ये भी था कि लगभग 1000 लोगों में से केवल 100 लोगों को ही 100 खूबसूरत सुंदरियों से शादी करने का मौका मिला। हालांकि बहुत से लोग खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे खूबसूरत प्रतिष्ठित विला के शिष्यों से परिचित होने के लिए तैयार होंगे। कम से कम अगर वे 100 खूबसूरत सुंदरियों द्वारा चुने जाने में असमर्थ थे, तो कम से कम उनके लिए एक अतिरिक्त विकल्प तो होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुरानी पीढ़ी भी आ गई है। उसी समय चू फैंग ने यह भी देखा कि कुछ विशेष इमारतों के भीतर पुरानी पीढ़ी के लोग हंसते बोलते थे। पुराने लोगों की आभा कम नहीं थी। सबसे कमजोर गहन क्षेत्र के शिखर पर था और चू फैंग वास्तव में उनमें से कुछ की गहराई का पता लगाने में भी सक्षम नहीं था, इसलिए बिना किसी संदेह के वे विशेषज्ञ थे जिन्होंने स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा था। मम्मा, उनमें से ज्यादातर आज ही आए हैं। मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के भी कुछ बुजुर्ग हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें डर है कि कहीं उनके अपने परिवार की युवा पीढ़ी पर कोई विपत्ति न आ जाए, है न? लेकिन ये कहना होगा कि प्रेस्टीजियस विला द्वारा आयोजित यह विवाह समारोह बहुत सफल होगा। कम से कम उनके और 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के बीच की लड़ाई में कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। बूबो ने पहले तो आह भरी और मुस्कुराए, फिर कहा, ये सही है चू फैंग, मुझे अभी अभी खबर मिली है। भूमिगत महल परीक्षण के समापन के बाद और जब कर्मचारी भूमिगत महल में फंसे लोगों की खोज कर रहे थे, तो उन्हें उस बदतमीज बूढ़े आदमी वांग कियांग की लाश मिली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बूढ़े आदमी को पहला स्थान नहीं मिला, इसलिए उसे मार दिया गया। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि यह किसने किया। आखिरकार आज असीम भूमिगत महल में केवल वही स्वर्ग के दायरे में था। क्या ऐसा कुछ सच में हुआ था? चू फैंग ने आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन फिर भी उसके दिल में सदमा लगा क्योंकि वह जानता था कि अपराधी कौन था। निस्संदेह ये जियांग राजवंश से आया युवक जियांग वुशान था। देखो, तांग येक्सियो और सॉन्ग क्विंगफेंग आए हैं। अचानक भीड़ में से महिला शिष्यों की चीखें आने लगी। इसके तुरंत बाद प्रतिष्ठित विला से महिलाएं मानव ज्वार में बदल गईं और पहाड़ की ओर जाने वाली सड़क की ओर दौड़ने लगीं। वे तांग प्रांत और सोंग प्रांत में युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोग हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं। और उन दो नामों को सुनने के बाद विवाह समारोह में भाग लेने आए युवा प्रतिभाशाली लोगों के भाव बदल गए और वे मानव प्रवाह का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ गए। प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र पाने वाले प्रतिभाशाली लोग आ गए हैं। क्या आप उन्हें देखने जाना चाहेंगे? बूबो ने पूछा। जरूर, क्यों न जाकर देख लिया जाए। आखिरकार वे युवा पीढ़ी के मशहूर लोग हैं। चू फैंग मुस्कुराया और लोगों की भीड़ के पीछे आगे बढ़ने लगा। लोगों की भीड़ से गुजरने के बाद चू फैंग ने 4 लंबे, विशाल और सुंदर पुरुषों को देखा जो कई बुजुर्गों और शिष्यों द्वारा अनुरक्षित होकर पर्वत शिखर की ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि चारों पुरुषों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, फिर भी वे अपना अहंकार छुपाने में असमर्थ थे और आसपास की भीड़ की फुसफुसाहट से चू फैंग को पता चल गया कि वे 4 लोग कहां से आए थे। तांग प्रांत का तांग येक्सियो, सोन प्रांत का सोन क्विंगफेंग, युआन प्रांत की बाई युनफेई,
मिंग प्रांत के लियू जियाओ याओ। उन चारों को युवा पीढ़ी में अपनी गतिविधि शैलियों में सबसे उच्च प्रोफाइल वाले लोगों के रूप में कहा जा सकता है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार पहले क्योंकि उन सभी ने एज्योर प्रांत को अपमानित किया, इसीलिए उन्हें झांग त्यानई ने चुनौती दी और वे सभी उसके द्वारा पराजित हुए। गू बो ने चू फैंग के कान के पास चुपचाप कहा, अजूर प्रांत को अपमानित करना, कोई आश्चर्य नहीं। उन शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग ने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी और चारों के चेहरे साफ साफ याद कर लिए, क्योंकि वह जो अजूर प्रांत से आया था उन चारों पर पहले से ही एक भयानक प्रभाव डाल चुका था। साथ ही झांग तियाई के बारे में भी उसके विचार अच्छे थे। फुसफुसाहट अचानक रोशनी की एक पंक्ति 4 प्रतिभाशाली लोगों के सिर के ऊपर से गुजरी और साथ ही प्रतिष्ठित विला के कई लोगों के सिर के ऊपर से गुजरी। अंत में वो व्यक्ति भीड़ के बीच में खड़ा था। यह एक युवक था जो चारों प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ही तरह बूढ़ा था। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी, लेकिन चारों प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सुंदर कपड़ों और आकर्षक रूप रंग की तुलना में वह युवक काफी साधारण लग रहा था। वह बहुत ही सामान्य कपड़े पहनता था, वह लंबा नहीं था और वह सुंदर भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने थे वे भी मोटे मोटे कपड़े थे और यह कहा जा सकता था कि उसके शरीर पर एक भी अच्छा बिंदु नहीं था। लेकिन उसने जो ताकत दिखाई उससे लोगों को पता चल गया कि वह कोई औसत व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसने जो आभा दिखाई थी उससे पता चलता था कि वह स्वर्ग के क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। वह युवक वास्तव में स्वर्ग के क्षेत्र के प्रथम स्तर का विशेषज्ञ था। हालांकि पुरुष की शक्तिशाली ताकत की तुलना में चू फैंग अपनी पीठ के पीछे हथियार की ओर गहराई से आकर्षित था। यह एक लकड़ी की तलवार थी, लेकिन यह एक सामान्य लकड़ी की तलवार नहीं थी। इस पर बेहद जटिल पैटर्न थे और साथ ही भयानक ऊर्जा भी थी। उसने जी बुफान के शरीर पर एक ऐसी ही वस्तु देखी थी। जी बुफान ने पहले जो कांटों का कवच पहना था उससे भी एक विशेष आभा निकल रही थी, जिसका मतलब था कि कपड़े पहने पुरुष की पीठ के पीछे लकड़ी की तलवार एक कुलीन आयुध थी। अध्याय 344 कुलीन हथियारों की ताकत। मुरोंगियो तलवार भगवान घाटी के युवा प्रमुख। मुरोंगियो TN युवा प्रमुख होने का अर्थ उप प्रमुख जैसा कुछ हो सकता है। शिष्य होने के साथ साथ वह ऐसा भी हो सकता है जब तक कि उसकी पीठ के पीछे की चीज कोई कुलीन हथियार दिव्य लकड़ी की तलवार न हो। कपड़े पहने हुए पुरुष के प्रकट होने के बाद इसने कई लोगों को आश्चर्य में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि वह सुई प्रांत की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति था। मुरोंगियो, तुम सच में जीने से थक गए हो। तुम मेरी बात को भूलकर आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे करोगे? मुरोंगियो, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। तुम्हें लगता है कि तलवार भगवान घाटी के युवा मुखिया होने के नाते तुम कानून विहीन हो सकते हो। उसी समय चारों प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने मुरोंगियो की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाए। जाहिर है मुरोंगियो की हरकतों से वे बेहद नाखुश थे। ये स्पष्ट रूप से आप सभी थे जिन्होंने मेरा रास्ता रोका, इसलिए मुझे आपके सिर के ऊपर से कूदना पड़ा। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि मैंने आपके ऊपर से कदम रखा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार दुनिया में एक वाक्य है और वह है खुद को अपमानित करना। मुरोंगियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और फिर उन पर ध्यान नहीं दिया और पहाड़ की चोटी की ओर चलना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। मुरोंगियो, तुम वहीं रुक जाओ। लेकिन इससे पहले कि मुरोंगियो आगे बढ़ पाता, चारों प्रतिभाशाली लोग उछल पड़े और मुरोंगियो को घेर लिया। उस क्षण सभी लोग अवचेतन रूप से पीछे हट गए, क्योंकि वे जानते थे कि पांचों प्रतिभाशाली लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था और वे हमला करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित विला के बुजुर्गों ने उन्हें नहीं रोका और इसी तरह वे भी दर्शक भीड़ की पंक्ति में शामिल हो गए। वास्तव में यहाँ तक कि दुनिया भर की शक्तियों के वरिष्ठ और विशेषज्ञ भी, जो पर्वत शिखर के शिखर पर आराम कर रहे थे, बाहर चले गए क्योंकि वे युवा पीढ़ी के प्रसिद्ध लोगों के बीच लड़ाई देखना चाहते थे। अच्छे कुत्ते सड़क नहीं रोकते, हटो। मुरोंगियो ने असामान्य दबंगई के साथ बिना भौहें सिकुड़े कहा। मुरोंगियो, तुम वाकई बहुत घमंडी हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुके हो। चारों प्रतिभाशाली लोगों ने ठंडी सांस ली, फिर असीम आभा की एक लहर निकली। इसने आसपास की हवा को भी झकझोर कर रख दिया। ये स्वर्ग की शक्ति थी। वे चारों वास्तव में स्वर्ग के दायरे में भी कदम रख चुके थे। बहुत मजबूत, जैसा कि प्रतिष्ठित आमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाले लोगों से उम्मीद की जाती है। अगर वे इतनी उम्र में स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं तो उनकी भविष्य की उपलब्धियां कितनी शानदार होंगी। मैं सच में उन वरिष्ठ और कनिष्ठ बहनों की प्रशंसा करती हूँ।
ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलना। अगर कोई ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की पत्नी बन जाए तो उसके जीवन में और क्या इच्छाएं होंगी। चारों लोगों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद बगल में बैठे दर्शकों को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वे ज्यादातर आश्चर्यचकित थे। हालांकि हर एक महिला ने अपनी कल्पनाओं को हवा में उड़ने दिया, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा ऐसा पति पाना चाहेगा जो उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में चाहिए, जिस पर वे भरोसा कर सकें। तो क्या हुआ अगर तुम स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर गए? क्या तुम अभी भी झांग तियानी द्वारा कुत्ते की तरह नहीं पीटे गए? मुरोंग यू की आंखों में तिरस्कार कम नहीं हुआ, बल्कि उसके मुंह के कोनों को ऊपर उठाकर उपहास के संकेत के साथ एक वक्र बनाया गया। मुरोंग यू, तुम सच में अपने अहंकार की कोई सीमा नहीं जानते। आज तुम्हारे पिता की जगह मैं तुम्हारे जैसे अभिमानी व्यक्ति को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जैसे ही सबसे शर्मनाक बात का उल्लेख किया गया, चारों प्रतिभाशाली लोग इतने क्रोधित हो गए कि उनकी आंखों से आग निकल पड़ी और बिना कोई बेकार शब्द बोले उन्होंने सीधे हमला कर दिया। उन चारों ने किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल मुक्के और लात का आदान प्रदान किया, लेकिन हर एक शैली और चाल में स्वर्ग की शक्ति थी। हर एक मुक्का और हर एक लात पहाड़ों को खोल देती और चट्टानों को तोड़ देती, क्योंकि उनके पास असीम ताकत थी। शायद एक सामान्य मुक्का भी एक भव्य महल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, और शायद एक सामान्य लात नदियों को काट सकती है। और यही स्वर्ग के दायरे में एक व्यक्ति की ताकत थी। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हो। मुरोंग यू ने ठंडी मुस्कान दी, फिर जल्दी से उसने अपनी पीठ के पीछे से दिव्य लकड़ी की तलवार खींच ली। जब दिव्य लकड़ी की तलवार उसके हाथ में आई तो उसने तुरंत अजीब रोशनी छोड़ी। अनगिनत प्रतीक चारों ओर लटके रहे, फिर वे मुरोंग यू के शरीर में घुल मिल गए। उस पल अजीब रोशनी के प्रतीक मुरोंग यू के साथ मिल गए और उसकी आभा बहुत बढ़ गई। तारानकन फफफ। उसी समय मुरोंग यू ने अपनी तलवार चारों लोगों पर तान दी। आसमान से असीम दबाव की लहर उतरी और देखते ही देखते चारों लोगों के पैरों के नीचे रेत और चट्टानें उड़ गईं और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। चुने गए चारों प्रतिभाशाली लोग भी दबाव का विरोध नहीं कर पाए और उन्हें जबरन जमीन पर दबा दिया गया और वे खड़े नहीं हो सके। हे भगवान, वह मुरोंग यू वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। एक ही वार से उसने 4 शीर्ष प्रतिभाओं को हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुरोंग यू मजबूत है, बल्कि दिव्य लकड़ी की तलवार मजबूत है। इस कुलीन आयुध की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। कुलीन आयुध के साथ तांग येक्सियो, सॉन्ग किंगफेंग और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या। मुझे डर है कि स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर के विशेषज्ञों को भी टकराव से बचना होगा। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। किंवदंतियों के अनुसार एलीट आर्मामेंट्स मार्शल लॉर्ड्स के पास मौजूद अद्वितीय मार्शल पावर पर आधारित हैं, जो दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब खनिजों से कच्चे माल के रूप में बनाए गए हैं और पर्पल क्लोकवर्ल्ड स्पिरिटिस्ट द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन द्वारा बनाए गए हैं। इसकी ताकत दुनिया को हिला सकती है, इसलिए यह मदद नहीं की जा सकती कि यह लोगों को उन शक्तियों की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित करे जिनके पास एलीट आर्मामेंट्स हैं, जो सभी एक क्षेत्र के अधिपति बन जाते हैं। हाँ, इस तरह के खजाने प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। अभी 9 प्रांतों के महाद्वीप पर ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह के खजाने बना सके। मुझे डर है कि 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप में 10 से ज्यादा कुलीन हथियार नहीं होंगे। उनमें से ज्यादातर जियांग राजवंश के हाथों में हैं और उनमें से सिर्फ 2 ही दूसरी शक्तियों के पास हैं। ये तलवार भगवान घाटी की दिव्य लकड़ी की तलवार और जी कबीले के कांटों का कवच होगा। जब मुरोंग यू का एलीट आर्मामेंट दिखाई दिया तो असंख्य लोगों ने प्रशंसा में आहें भरी और वे एलीट आर्मामेंट की अनोखी शक्ति से बहुत आकर्षित हुए। लेकिन उनकी तुलना में भीड़ के बाहर कई बूढ़े लोगों ने बदसूरत चेहरे दिखाए। स्पष्ट रूप से वे 4 शीर्ष प्रतिभाओं में से बुजुर्ग थे। उस पल अगर वे बाहर जाते तो यह अच्छा नहीं होता। अगर वे बाहर नहीं जाते तो भी यह अच्छा नहीं होता, इसलिए वे शर्मिंदगी के दायरे में डूब गए। तो यह एलीट आर्मामेंट्स की असली ताकत है। ये वाकई एक अच्छी बात है। उसी समय चू फैंग भी दिव्य लकड़ी की तलवार की ताकत से बहुत आकर्षित था। चू फैंग महसूस कर पा रहा था कि इसमें मौजूद संरचना कितनी मजबूत थी। इसमें स्वर्ग की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति समाहित थी। शायद यह वैसा ही था जैसा लोगों ने कहा था। कुलीन आयुध में शायद इसमें मार्शल शक्ति समाहित थी जिसे केवल मार्शल लॉर्ड ही समझ सकते थे। भाई मुरोंग, लोगों को दबाने के लिए अभिजात वर्ग के हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं लगता है। ठीक उसी समय अचानक एक हल्की हंसी गूंजी और उसके तुरंत बाद लोगों के समूह के बीच से एक रास्ता तेजी से दिखाई दिया।
रास्ते के अंत में एक सुंदर पुरुष धीरे धीरे आ रहा था। वह पुरुष लगभग 2 मीटर लंबा था, लेकिन उसका शरीर बहुत मांसल नहीं था, बल्कि वह लंबा और सुंदर था। उसका चेहरा बाकी 4 प्रतिभाशाली लोगों जैसा नहीं था और उसका चेहरा थोड़ा सफेद आकर्षक नहीं था। वह पुरुषों की मर्दानगी से भरा हुआ था। पुरुषों की खूबसूरती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नर ने एक अनोखा माहौल बनाया। यह ऐसा माहौल था जिसमें दुनिया को नीचे से देखो और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। इसके कारण अनगिनत महिलाएं उसकी ओर आकर्षित हुईं और यहाँ तक कि कुछ नर भी उसके माहौल से मोहित हो गए। जी किंगमिन। उस पल गूबो के बोलने की जरूरत के बिना चू फेंग ने पहले ही पुरुष की पहचान का अनुमान लगा लिया था, क्योंकि वहां लोगों का एक समूह भी था जो उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे जी कबीले के सदस्य थे और उसकी उम्र और माहौल से बिना अनुमान लगाए चू फेंग को पता चल गया कि निस्संदेह वह जी कबीले का भावी प्रमुख जी किंगमिंग था। जी किंगमिंग, दूसरी ओर तुम मेरे साथ मुकाबला करने की योग्यता रखते हो। क्यों न तुम भी अपना एलीट आर्मामेंट निकालो और मेरे साथ इसका परीक्षण करो। मुरोंग्यू ने जिस नज़र से जी किंगमिन को देखा, उसमें भी वैसी ही दुर्भावना झलक रही थी। मेरे सही विचार। अचानक जी किंगमिन का शरीर चमक उठा और वह गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही मुरोंग्यू के सामने खड़ा था। उसी समय खूनी लाल रंग की गैस की एक परत, जिसमें भयावह आभा थी, जी किंगमिन के बीच में फैलने लगी और उसने सीधे मुरोंग्यू पर हमला किया। अध्याय 345 खेती उजागर। खून के समान लाल रंग की यह गैस बहुत ही भयंकर थी। इसमें हजारों कांटे भरे हुए थे और अगर कोई व्यक्ति लाल रंग की इस गैस में फंस जाता तो उसे हजारों घाव हो जाते और वह भंग होकर मर जाता। फुसफुसाहट। जब उसने इस तरह के भयानक हमले का सामना किया तो मुरोंग्यू के चेहरे पर भी थोड़ा सा बदलाव आया और उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वह इसे चकमा देने के लिए पीछे की ओर कूदा और युद्ध के पिछले घेरे से बच निकला। साथ ही उसने 4 प्रतिभाशाली लोगों के दमनकारी दबाव को हटा दिया। मुरोंग्यू को वास्तव में पीछे धकेल दिया गया है। ऐसे अत्याचारी मुरोंग्यू को जी किंगमिंग ने पीछे धकेल दिया है। प्रभावशाली। ऐसा कहा जाता है कि जी किंगमिंग 9 प्रांतों के महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति हैं। आज इसे देखते हुए ये वास्तव में ऐसा ही है। जी किंगमिंग के हमले के बाद सभी लोग हैरान रह गए। स्वर्ग क्षेत्र के प्रथम स्तर पर होने और साथ ही एक कुलीन आयुध होने के कारण जी किंगमिंग मुरोंग्यू में भय पैदा करने में सक्षम था। ये देखा जा सकता था कि उसकी ताकत वास्तव में मुरोंग्यू से एक और स्तर ऊपर थी। मुरोंग्यू के पीछे हटने के बाद जी किंगमिंग ने उसे बुरी तरह पीटने के लिए उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उसने लाल रंग की गैस को हटा दिया और जमीन पर पड़े चारों लोगों को एक एक करके ऊपर उठाया और विनम्रता से पूछा, भाइयों, क्या आपको कोई चोट नहीं लगी है? हाँ भाई किंगमिंग, मदद करने के लिए धन्यवाद। मुरोंग्यू बहुत बेकार है। एलीट आर्मामेंट पर भरोसा करके वह पूरी तरह से कानूनविहीन हो जाता है। अगर उसके पास एलीट आर्मामेंट नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह से पीटता। लेकिन दुख की बात है कि आपके पास कोई कुलीन शस्त्र नहीं है और मेरे पास भी कोई कुलीन शस्त्र नहीं है। केवल भाई किंगमिंग ही उसे भयभीत कर सकता है। चारों शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति जी किंगमिंग के प्रति अत्यंत आभारी थे और जब वे बोल रहे थे तो वे मुरोंग्यू की ओर दुर्भावनापूर्ण निगाहें डालने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि इस बार मुरोंग्यू के कारण उन्होंने सचमुच अपना मान खो दिया था। दूसरी ओर मुरोंग्यू ने पहले तो ठंडी सांस ली, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी दिव्य लकड़ी की तलवार को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और कहा, जी किंगमिंग, कुलीन आयुध पर आपकी नियंत्रण शक्ति वास्तव में मुझसे ऊपर है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपने मुझसे पहले स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखा था। बहुत जल्द मैं अपनी दिव्य लकड़ी की तलवार को भी पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा और उस समय मैं आपके खिलाफ फिर से लड़ूंगा। मैं किसी भी समय इसका स्वागत करता हूँ। जी किंगमिंग को जरा भी डर नहीं था। उसने अद्वितीय दबंगई दिखाई, जैसे कि वह युवा पीढ़ी का राजा हो। किसी भी चीज से नहीं डरता और हर चीज पर हावी रहता है। जी किंगमिंग के प्रदर्शन ने मंच पर उपस्थित सुंदरियों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ तक कि विभिन्न स्थानों से आए पुरानी पीढ़ी के लोग भी उनकी प्रशंसा करते रहे। बड़े भाई किंगमिंग, वहाँ पर जो बदमाश है वह चू फेंग है। उसी ने जी बुफान को बुरी तरह घायल किया है। लेकिन ठीक उसी समय जी कबीले का एक सदस्य जी किंगमिंग की तरफ दौड़ा और भीड़ में मौजूद चू फेंग की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया। ओह भाई किंगमिंग, क्या जी बुफान आपका छोटा भाई नहीं है?
इस बदमाश ने आपके छोटे भाई को घायल कर दिया। वह सचमुच नासमझ है। मुझे, तुम्हारे भाई को, उसे सबक सिखाने दो। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, जी किंगमिंग को कुछ कहने देने से पहले तांग येक्सिउ, सोंग किंगफेंग, बाई यूफेई और लियू शियाओयाओ, जिन्हें जी किंगमिंग ने बचाया था, सभी ने चू फैंग की ओर अपनी निर्दयी निगाहें डाली। हर कोई, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन यह मेरे परिवार का व्यवसाय है, इसलिए मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभालना चाहता हूँ। जी किंगमिंग ने पहले तो चारों लोगों की ओर उदासीनता से मुस्कुराया, फिर तुरंत बाद उसने अपनी नज़र चू फैंग की ओर डाली। उस पल चू फैंग को लगा कि दो आकारहीन तीखे ब्लेड उसके शरीर को चीरते हुए सीधे उसके दिल की ओर जा रहे हैं। वह लगभग बेहोश हो गया और लगभग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया लेकिन सौभाग्य से चू फैंग की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी और उसके खून में दिव्य बिजली भी घूम रही थी और बह रही थी। वह केवल इसी वजह से निराकार दबाव का विरोध करने में सक्षम था और उसने केवल एक कदम पीछे लिया। लेकिन चू फैंग का वर्तमान चेहरा तुरंत मौत जैसा सफ़ेद हो गया। पसीने की बड़ी बूंदें उसके माथे पर फैल गईं और वह सांस लेने के लिए भी हौंफ रहा था, जैसे कि कोई भयानक युद्ध हुआ हो। चू फैंग, क्या तुम ठीक हो? ये देखकर गूबो ने जल्दी से चू फैंग का समर्थन किया और उसकी आंखें चिंता से भर गईं। एक विश्व अध्यात्मवादी होने के नाते वह महसूस कर पा रहा था कि जी किंगमिंग की नज़र में अभी अभी अत्यंत शक्तिशाली दबाव था। मैं ठीक हूँ, चू फैंग ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन कहा, ये जी किंगमिंग बहुत ताकतवर है। अभी अभी उसकी नज़र मेरे पास मौजूद हर चीज़ को देख रही थी। इसने मेरे दिमाग को लगभग ध्वस्त कर दिया। तो ये ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की ताकत है। गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। तुम्हारे पास थोड़ी ताकत तो है, लेकिन तुम सिर्फ इसी से मेरे छोटे भाई को बुरी तरह घायल करने की हिम्मत कर सकते हो। तुम्हारी नसें वाकई आसमान को छूती हैं। जी किंगमिंग ने ठंडी सांस ली और उसने अभी अभी चू फैंग की असली साधना को देखा था। क्या? गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। भाई चू फैंग, आपने गहन क्षेत्र में कदम रखा है। उन शब्दों को सुनने के बाद गूबो को बहुत झटका लगा। चू फैंग ने अपना सिर हिलाकर चुपचाप स्वीकार किया, क्योंकि वह गूबो के बारीकी से पूछे गए प्रश्न का सामना कर रहा था। हे भगवान, तुम सच में गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर गए हो। और चू फैंग द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद गूबो का मुंह और भी चौड़ा हो गया, क्योंकि उसने अविश्वास के साथ चू फैंग को देखा और महसूस किया कि यह वास्तविक नहीं था। आखिरकार 1 साल पहले चू फैंग अभी भी मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। 1 साल के समय के साथ जैसे ही उसने अपनी खुद की साधना को पकड़ लिया, उसे पहले से ही एक असाधारण प्रतिभा के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन अभी वह वास्तव में गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कदम रख चुका था और उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। यह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। गहन क्षेत्र का तीसरा स्तर। वह बच्चा, उसने उस उम्र में गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में कदम रखा। ऐसा लगता है कि वह भी काफी उत्कृष्ट प्रतिभा है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने जी किंगमिंग के छोटे भाई को घायल कर दिया है और जी किंगमिंग को नाराज कर दिया है। इसके साथ ही, चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता। हाँ, जी किंगमिंग युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति है। 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह युवक वास्तव में जी किंगमिंग को अपमानित करने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में मरना चाहता है। प्रतिभाशाली लोगों का वर्ग हमेशा अहंकारी और घमंडी होता है, लेकिन अहंकार और घमंड हमेशा उन्हें उनके विनाश के मार्ग पर ले जाता है। ये लड़का इसका एक उदाहरण है। उसी समय चू फैंग ने पहले से ही सभी का ध्यान आकर्षित किया था, और जब उन्होंने चू फैंग के युवा रूप को देखा, जबकि वास्तव में गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना कर रहे थे, तो लगभग सभी को लगा कि चू फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि चू फैंग निस्संदेह भविष्य में मरने वाला है, क्योंकि उसने जी किंगमिंग को नाराज किया था। इसलिए ज्यादातर लोग नाटक को देखने के नजरिए से ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जी किंगमिंग चू फैंग को कैसे सबक सिखाने जा रही है। चू फैंग, तुमने मेरे छोटे भाई को घायल कर दिया, जिसके कारण वह लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस की परीक्षा पास करने में असमर्थ हो गया और इस विवाह समारोह में भाग लेने में असमर्थ हो गया। तुम वास्तव में बहुत निर्दयी हो। क्या एजोर प्रांत के सभी लोग तुम्हारी तरह अशिक्षित हैं और दूसरों के भविष्य को नष्ट करने में आनंद लेते हैं? जी किंगमिंग चू फैंग के सामने चला गया और गरजने जैसी चीख के साथ उसने चू फैंग से पूछताछ की। बहरा करने वाली आवाज ने चू फैंग के कानों को इस हद तक हिला दिया कि वे बजने लगे। अदृश्य आवाज की परतें इस समय उसके शरीर पर हमला कर रही थीं।
हालांकि जी किंगमिंग के शब्दों से यह एजोर प्रांत के एक अन्य व्यक्ति झांग तियाई का भी मजाक उड़ाया गया। ये देखा जा सकता है कि जी किंगमिंग झांग तियाई से खुश नहीं थे। जी किंगमिंग, सही और गलत के बारे में मत सोचो। जाहिर है जी बुफान और अन्य लोगों ने लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस में चू फैंग को घेर लिया और उस पर हमला किया और उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। आत्मरक्षा के कारण चू फैंग ने जी बुफान को घायल कर दिया। अगर आपको किसी को दोष देना है तो आप केवल अपने जी कबीले के सदस्यों को अपनी ताकत को ज्यादा आंकने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। गहन क्षेत्र में 20 से ज्यादा विशेषज्ञों को चू फैंग ने मूल क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत के साथ हरा दिया। यह क्या है? अभी चूंकि आपके जी कबीले की युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं है जो चू फैंग को कुछ भी कर सके, केवल आप ही व्यक्तिगत रूप से सामने आ सकते हैं। ठीक उसी समय गूबो चू फैंग के सामने खड़ा हो गया और जी किंगमिंग को जमकर फटकार लगाने लगा। अध्याय 346 कट्टर दुश्मन। हम्फ, मैं अभी चू फैंग से बात कर रहा हूँ। इतना बोलने की तुम्हारी बारी कैसे आ गई? जैसे ही उसने गूबो के सवालों का सामना किया, जी किंगमिंग ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। ये सिर्फ युवा पीढ़ी के लोगों के बीच की लड़ाई है। अगर किसी की योग्यता दूसरों से कम है तो उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया जाना चाहिए। तो अब हस्तक्षेप करने की आपकी बारी कैसे आती है, जी किंगमिंग? ठीक उसी समय भीड़ में से एक और आवाज आई। वह आवाज पानी की तरह कोमल थी, फिर भी उसमें गरजने जैसी विस्फोटक शक्ति थी। ये स्वर्ग के दायरे में रहने वाला कोई और व्यक्ति था। तिरछी निगाहों से देखने पर भीड़ में से लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। वे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के लोग थे। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक सुंदर पुरुष था जो सौम्य लग रहा था। उसने एक पंख वाला पंखा पकड़ा हुआ था और उसे अपनी छाती के सामने लहराते हुए एक सुरुचिपूर्ण शैली दिखा रहा था। अगर यह कहा जाए कि जी किंगमिंग ने जो माहौल दिया वह बन गई थी जो पीछे नहीं हटती, तो उस पुरुष का अनोखा माहौल पानी के बहाव की तरह कोमल था। लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि हर कोई महसूस कर सकता है कि प्रतीत होता है कि सौम्य पुरुष को नाराज नहीं होना चाहिए। बड़े भाई झोंग्यू, उस व्यक्ति को देखने के बाद गूबो खुश हुआ जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। जू झोंग्यू, विश्व स्पिरिट गिल्ड का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसी समय बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो आया था। उनकी निगाहों में तड़प और भी प्रबल हो गई क्योंकि हर कोई जानता था कि विश्व आत्मा संघ की युवा पीढ़ी जी कबीले की युवा पीढ़ी के साथ दोस्ताना संबंध नहीं रखती थी। जी किंगमिंग और जू झोंग्यू कई सालों से कट्टर दुश्मन थे। हर बार जब वे दोनों एक साथ मिलते थे तो कुछ न कुछ संघर्ष होता ही था। इसलिए जब वे दोनों उस समय एक साथ इकट्ठे होते थे तो लोग जानते थे कि एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। जू झोंग्यू, तुम दूसरे लोगों के कामों में क्यों दखल दे रहे हो? जी किंगमिंग ने अपना सिर घुमाया और अपनी निर्दयी निगाहें जू झोंग्यू की ओर डाली। जी किंगमिंग, चू फैंग और गूबो दोनों ही मेरे विश्व आत्मा संघ का हिस्सा हैं। उनकी रक्षा करना ही मेरा काम है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं दूसरे लोगों के कामों में दखल दे रहा हूँ? जू झोंग्यू ने उदासीनता से मुस्कुराया और उसके शब्दों में थोड़ा उपहास था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम, जू झोंग्यू, उनकी रक्षा करने में सक्षम हो। जी किंगमिंग ने कोई बेकार शब्द नहीं बोला और एक विचार के साथ लाल रंग की गैस एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकल गई। एलीट आर्मामेंट की ताकत फिर से प्रकट हुई और यह पहले से भी ज्यादा तेज थी और पहले से भी ज्यादा भयानक थी। जी किंगमिंग स्पष्ट रूप से जू झोंग्यू के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता था जैसा उसने मुरोंग्यू के साथ किया था। वह अपने दुश्मन को एक ही वार से नियंत्रित करना चाहता था और जू झोंग्यू को जल्दी से खत्म करना चाहता था ताकि वह और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड अब और बदनाम न हो जाएं। जी किंगमिंग, ऐसा लगता है कि तुम जानती हो कि तुम मुझे अपने शरीर की साधना से नहीं हरा सकती, इसलिए तुमने सीधे एलीट आर्मामेंट की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि तुम्हारी गणना गलत है क्योंकि एलीट आर्मामेंट रखने वाली तुम अकेली नहीं हो। जैसे ही उसने लाल रंग की गैस का सामना किया जो उसकी ओर झपट पड़ी, जिसमें हजारों कांटे थे और जो एक क्रूर जंगली जानवर की तरह थी, जू झोंग्यू ने केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और उसके तुरंत बाद एक विचार के साथ उसके शरीर से सुनहरे रंग की चमक निकलने लगी। सुनहरे रंग की चमक बेहद चमकदार थी, बिल्कुल सूरज की तरह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब सुनहरे रंग की चमक दिखाई दी तब भी लोग गुस्से से दहाड़ते हुए सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी ड्रैगन की दहाड़ हैं। अप्रत्याशित रूप से सुनहरे रंग की चमक के भीतर एक सुनहरा ड्रैगन मौजूद था। धमाका, सुनहरे रंग की गैस और लाल रंग की गैस आपस में टकराए और तुरंत ही उनके पैरों के नीचे की पहाड़ की चोटी हिल गई और हिल गई।
अभिजात वर्ग के हथियारों से निकलने वाली भयावह शक्ति वास्तव में आपस में गुंथ गई थी। कुलीन आयुध, ये वास्तव में एक कुलीन आयुध है। आपके विश्व आत्मा संघ के पास कुलीन आयुध क्यों है? उस पल जी किंगमिंग का चेहरा भी, जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, बदल गया क्योंकि उसकी यादों में विश्व आत्मा संघ के पास कोई कुलीन आयुध नहीं था। ये जियांग राजवंश का कुलीन आयुध है, गोल्डन ड्रैगन कवच। बहुत बड़ी कीमत पर मेरे विश्व आत्मा संघ के प्रमुख ने जियांग राजवंश के साथ व्यापार किया और इसे हासिल किया। इसका कारण ये था कि बड़े भाई जू झोंग्यू को उसी पीढ़ी के जी किंगमिंग से हारने नहीं देना था। गू बो चू फैंग के कान के पास आगे झुकी और चुपके से बोली। ओह! उस पल चू फैंग हैरान रह गया क्योंकि वह कल्पना कर सकता था कि जियांग राजवंश के हाथों से एक कुलीन आयुध का व्यापार करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये देखा जा सकता था कि प्रतिष्ठा के कारण विश्व आत्मा संघ ने काफी धन खर्च किया था। जू झोंग्यू के पास वास्तव में एक एलीट आर्मामेंट भी है। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड ने इसे इतनी गहराई से छुपाया और इसका खुलासा नहीं किया। मैंने सुना है कि जब जी किंगमिंग ने पहली बार जू झोंग्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने कभी भी एलीट आर्मामेंट की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। वह जू झोंग्यू को हराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ये बेकार था क्योंकि हर बार मुकाबला बराबरी पर था और जीत या हार अनिश्चित थी। और अभी उन दोनों के पास एलीट आर्मामेंट है, जिसका मतलब ये भी है कि इसी तरह जीत या हार भी अनिश्चित होगी। इससे क्यानो प्रांतों के महाद्वीप में युवा पीढ़ी की सबसे मजबूत व्यक्ति होने का स्थान जी किंगमिंग और जू झोंग्यू दोनों को एक साथ नहीं मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा भीड़ ने कहा था। जू झोंग्यू और जी किंगमिंग में एक जैसी प्रतिभा, एक जैसी ताकत और यहाँ तक कि उनकी स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीक भी एक जैसी थी। हमेशा उनके मुकाबलों का नतीजा तय करना मुश्किल था और अभी जब वे एलीट आर्मामेंट से भिड़े तो भी यही हुआ। वर्तमान में वे दोनों अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने शरीर पर लगे कुलीन आयुध में लगा दी। ऐसी स्थिति में जी किंगमिंग के कपड़ों पर रक्त लाल रंग के पैटर्न दिखाई दिए। पैटर्न घने और घने होते गए और धीरे धीरे ये रक्त लाल रंग का कवच बन गया। यह अवर्णनीय और साथ ही भयावह शक्ति का एहसास कराता था जो लोगों को बेहद डराता था। लेकिन शू झोंग्यू ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। उसके सुनहरे रंग की चमक कम नहीं हुई, लेकिन लोग अभी भी हल्के से देख पा रहे थे कि वह जो सुनहरे रंग की चमक के बीच में था, उसके शरीर पर सुनहरे रंग का कवच था और कवच के चारों ओर एक सुनहरा ड्रैगन भी असाधारण भव्यता के साथ घूम रहा था। जब दोनों लड़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे पहाड़ की चोटी पर दरारें दिखाई देने लगी और उन दोनों के बीच में होने के कारण लहरों की परतें दूर होती चली गईं। उस स्थिति में चू फैंग और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली बुजुर्ग लोगों को भी पीछे हटना पड़ा क्योंकि कुलीन आयुधों की ताकत के सामने विरोध करना मुश्किल था। ये काम नहीं कर रहा है। कुलीन आयुधों की ताकत बहुत ज्यादा है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि यह पूरी पर्वत चोटी नष्ट हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने तेजी से फैलती दरारों को देखा, प्रतिष्ठित विला के बुजुर्गों को चिंता होने लगी। रंबल रंबल रंबल, अचानक आसमान भी कांपने लगा। सिर उठाकर देखने पर लोगों को आश्चर्य हुआ कि हवा में एक ऐसी शक्ति की लहर संघनित हो रही थी जो एलीट आर्मामेंट्स की नहीं थी, और देखने पर पता चला कि वहां एक व्यक्ति भी खड़ा था। उस व्यक्ति का शरीर चमक से ढका हुआ था और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। केवल इतना ही दिख रहा था कि उसके कपड़े दाएं बाएं हिल रहे थे और उसके हाथ तेजी से बदल रहे थे। इसके अलावा उसने कुछ शब्द भी कहे। प्रतिष्ठित, आकाश खुल रहा है। हाथ। अचानक बोलते ही वह व्यक्ति प्रकाश की एक पंक्ति बन गया और आकाश से उतर आया। वह सीधे जी किंगमिंग और जू झोंग्यू के बीच युद्ध के घेरे में जा गिरा। धमाका उस व्यक्ति के उतरते ही एक उन्मत्त ऊर्जा तरंग तुरंत पैदा हो गई। ये तरंग इतनी तेज हो गई मानो यह आकाश और धरती को चीर सकती हो। उस स्थिति में चू फैंग, जो सबसे आगे खड़ा था, उसे एक घातक खतरा महसूस हुआ, मानो लहर ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। लेकिन सौभाग्य से भीड़ के भीतर छिपे वरिष्ठ विशेषज्ञों की शक्तियों के संयोजन से उन्होंने भीड़ के सामने एक नीले रंग की आत्मा संरचना स्थापित कर दी और तभी अनावश्यक चोटों से बचा जा सका। अध्याय 347 धमकी और उत्पीड़न। बहुत मजबूत। तो यह 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे मजबूत प्रतिभाओं के बीच टकराव है। आत्मा संरचनाओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में क्रूर जानवरों की तरह विनाशकारी ऊर्जा तरंगों को देखते हुए चू फैंग ने अपने और स्वर्ग क्षेत्र में प्रतिभाओं के बीच की विशाल दूरी को गहराई से महसूस किया। हालांकि
चू फैंग उस व्यक्ति की पहचान के बारे में और भी अधिक उत्सुक था जिसने युद्ध के घेरे में प्रवेश किया और जी किंगमिंग और जू झोंग्यू के कुलीन हथियारों की ताकत को तोड़ दिया, क्योंकि चू फैंग ने उस व्यक्ति की जांच करने के लिए पहले अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया था और उसने पाया कि वह भी एक युवा पुरुष था, युवा पीढ़ी का व्यक्ति भी। वास्तव में केवल चू फैंग ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों की निगाहें उस आत्मा संरचना पर टिकी थी और वे देखना चाहते थे कि यह कौन है। तारांकन हम अंततः जब ऊर्जा तरंगें समाप्त हो गईं और जिन विशेषज्ञों ने आत्मा संरचनाएं स्थापित की थी उन्होंने आत्मा संरचनाएं खोल दी, उसी क्षण सभी की दृष्टि में 3 शरीर भी प्रकट हो गए। तीसरे व्यक्ति के बारे में जैसा कि चू फैंग को पहले महसूस हुआ था, ये वास्तव में एक युवा पुरुष था और उसके कपड़ों से हर कोई उसकी पहचान का पता लगाने में सक्षम था। स्पष्ट रूप से ये प्रतिष्ठित विला लियू झिजुन का नंबर 1 शिष्य था। TN झिजुन इक्वल्स प्रतिष्ठित, तो ये लियू झिजुन है। वह 2 प्रतिभाशाली लोगों के बीच युद्ध के घेरे में प्रवेश करने में सक्षम था जिनके पास कुलीन आयुध हैं, बिना घायल हुए। क्या ये संभव है कि उसके पास भी एक हो? नहीं, प्रतिष्ठित विला के पास कुलीन आयुध होना संभव नहीं है। क्या आपने लियू झिजुन का नाम नहीं सुना जो उसने पहले कहा था जब वह आया था? ये प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड है। उसने प्रतिष्ठित विला के अद्वितीय कौशल का उपयोग किया और उस अद्वितीय कौशल के साथ उसने उनके कुलीन आयुध की ताकत को तोड़ दिया। ये वास्तव में प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मार्शल कौशल में वास्तव में ऐसी ताकत है जो कुलीन आयुधों के बराबर है। आसपास के लोगों में चर्चाएं होने लगी और चू फैंग को बहुत उत्सुकता हुई कि किस तरह का अनोखा कौशल एलीट आर्मामेंट्स की ताकत को तोड़ने में सक्षम है। इसलिए उसने जिज्ञासा से गुबो से पूछा, वे किस मार्शल कौशल के बारे में बात कर रहे हैं? इसमें इतनी दबंग ताकत है। चू फैंग, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे मजबूत मार्शल कौशल रैंक 8 मार्शल कौशल हैं। हालांकि रैंक 8 मार्शल कौशल बेहद दुर्लभ हैं, इतना दुर्लभ कि मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले जैसी शक्तियों के पास भी कोई नहीं है। लेकिन प्रतिष्ठित विला के पास ऐसा दुर्लभ मार्शल कौशल है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जियांग राजवंश के अलावा प्रतिष्ठित विला एकमात्र शक्ति है जिसके पास रैंक 8 मार्शल कौशल है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये रैंक 8 मार्शल कौशल प्रतिष्ठित विला का आधार खजाना बन गया। हालांकि इस प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड को साधना चुनौतीपूर्ण है। प्रतिष्ठित विला में बहुत कम लोग हैं जो इस मार्शल कौशल को समझते हैं और साथ ही क्योंकि मार्शल कौशल का कास्टिंग समय बहुत लंबा है, इसलिए इसका इस्तेमाल आमने सामने की लड़ाई में करना संभव नहीं है। इसका उपयोग करते समय उन्हें किसी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये कहना होगा कि प्रतिष्ठित विला की ताकत बहुत भयावह है। जब तक कोई इसका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है, ये लियू झिजुन द्वारा पहले दिखाई गई ताकत की तरह होगा। ये कुलीन आयुध की ताकत के बराबर होगा। बेशक लियू झिजुन प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम था। इसका कारण यह है कि उसके पास रैंक 8 मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय था। गुबो ने विस्तार से समझाया, प्रतिष्ठित विला का प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड वाकई शानदार है। भाई झिजुन, ऐसा लगता है कि अगर मैं भविष्य में आपसे भिड़ता हूँ तो मेरे पास एक एलीट आर्मामेंट होना चाहिए, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको हरा नहीं पाऊंगा। जू झोंग्यू बोला, लेकिन उसके स्वर में थोड़ी सी निर्दयता थी। जाहिर है वह लियू झिजुन के हस्तक्षेप से नाखुश था। भाई झोंग्यू, मजाक मत करो। हालांकि मेरे प्रतिष्ठित विला के प्रतिष्ठित स्काई ओपनिंग हैंड में बहुत शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन हर कोई जानता है कि आमने सामने की स्थिति में इसका उपयोग करना बहुत जटिल और कठिन है। लियू झिजुन ने मुस्कुराते हुए समझाया, ओह, आपने जो कहा है, अगर आपका प्रतिष्ठित आकाश खोलने वाला हाथ कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम दोनों वास्तव में आपको हरा नहीं पाएंगे। ठीक उसी समय जी किंगमिंग ने भी बात की और उनके शब्दों में तीखी उपहास थी। भाई किंगमिंग, भाई झोंग्यू, कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। मुझे पता है कि बिना अनुमति के आपकी लड़ाई में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन आखिरकार यह अभी भी वह जगह है जहां विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। आप दोनों के पास जो कुलीन शस्त्र हैं उनकी शक्ति बहुत अधिक है, और यदि सभा के लिए यह आयोजन स्थल नष्ट हो जाता है तो मेरे लिए विला के प्रमुख को ये समझाना वास्तव में कठिन होगा। लियू झिजुन ने क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, भाई झिजुन, ऐसा नहीं है कि मैं जी किंगमिंग आपको सम्मान नहीं दे रहा हूं और मुझे आपके प्रतिष्ठित विला के क्षेत्र में लड़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी ने आपके प्रतिष्ठित विला के नियमों को तोड़ा है, फिर भी आपके विला ने मामले को नहीं संभाला।
क्या मैं तब भी खुद इसका ध्यान नहीं रख सकता? जी किंगमिंग ने मुंह में खटास भरकर कहा। यह लियू जेजुन शुरू से आखिर तक किनारे पर खड़ा होकर देख रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि अंदर और बाहर क्या था। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वह चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चू फैंग के सामने पहुंचा और विनम्रता से कहा, छोटे भाई, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा नाम क्या है? चू फैंग। तो ये भाई चू फैंग है। भाई चू फैंग, मुझे नहीं पता कि आपको जी बुफान से क्या शिकायत है, लेकिन अभी जी बुफान आपकी वजह से घायल है। ये सच है, और चूंकि यह मामला मेरे प्रतिष्ठित विला की जमीन पर हुआ है, इसलिए मुझे आप सभी को निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। क्या होगा? चलो बड़े मामलों को छोटे में बदल दें और छोटे मामलों को कुछ नहीं में। बस जी बुफान के बड़े भाई जी किंगमिंग से माफी मांग ले और यह मामला खत्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? हालांकि लियू जेजुन की शक्ल सूरत दयालु और विनम्र थी, लेकिन कमोबेश उसके शब्दों में कुछ हद तक जोरदार रवैया था। उसकी निगाहों में धमकी के कुछ भाव भी थे। वह चू फैंग से माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि मामला सुलझ जाए। लेकिन चू फैंग को सबसे ज्यादा क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? उसे धमकाया जा रहा था। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, वह कभी भी माफी नहीं मांगने वाला था और जी किंगमिंग के प्रति अपनी कोई भी गलती स्वीकार नहीं करने वाला था। इसलिए वो ठहाके लगाकर हंसा, फिर बोला, न्याय कायम रखने में मेरी मदद करो। तुम इस तरह न्याय कायम रख रहे हो। मैंने मूल रूप से कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है? चूंकि तुम प्रतिष्ठित विला से हो, इसलिए तुम्हें इस मामले के कारण और प्रभाव को स्पष्ट करना चाहिए। न्याय कायम रखने के लिए यहाँ आने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो, वरना तुम न्याय कायम नहीं कर रहे हो बल्कि दूसरों पर अत्याचार कर रहे हो। चू फैंग के शब्द निकलने के बाद घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे काफी बदल गए और भीड़ के भीतर ठंडी हवा की आवाज भी सुनी जा सकती थी। वे चू फैंग की हरकतों से पूरी तरह से भयभीत थे। यहाँ तक कि जू झुंग्यू ने भी थोड़ा भौहें सिकुड़ी और महसूस किया कि स्थिति अच्छी नहीं थी। लियू जेजुन की क्या स्थिति थी? वह प्रतिष्ठित विला का नंबर 1 शिष्य था, एक अस्तित्व जो उसके और जी किंगमिंग के खिलाफ लड़ सकता था। अगर लियू जेजुन के साथ कोई बातचीत होती तो वह जू झोंग्यू उसके लिए सबसे अलग खड़ा हो सकता था। आखिरकार ताकत और स्थिति के मामले में चू फैंग लियू जेजुन के समान नहीं था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। जब उसने भीड़ के सामने ये शब्द कहे तो इसका साफ मतलब था कि वह लियू जेजुन को कोई सम्मान नहीं दे रहा था, जिससे वह मुश्किल में पड़ गया। ये सबके सामने लियू जेजुन के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। भले ही लियू जेजुन ने इस मामले का पीछा न किया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से इस रंजिश को याद रखेगा और भविष्य में चू फैंग से निपटने के तरीकों के बारे में सोचेगा। स्वाभाविक रूप से चू फैंग ने भी उस तर्क को स्पष्ट रूप से समझा। हालांकि एक व्यक्ति के रूप में चू फैंग के पास कुछ आधारभूत सिद्धांत थे। वह आसानी से दूसरों के सामने अपना सिर नहीं झुकाता था। भले ही उसे पता हो कि इससे दुश्मन पैदा हो जाएगा, फिर भी वह अपना सिर नहीं झुकाता। एक वाक्य था जो बहुत सही कहा गया था, सैनिकों को मारा जा सकता है लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया जा सकता। चू फैंग एक ऐसा व्यक्ति था जो मरने के लिए तैयार था लेकिन अपमानित होने के लिए तैयार नहीं था। खूब कहा है। लेकिन ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि चू फैंग ने बहुत बड़ी आपदा मचा दी है, अचानक एक नजदीकी जगह से जयकार की आवाज गूंज उठी। आवाज की तरफ देखा तो पास की एक चट्टान पर एक युवक बैठा था। वह युवक लगातार ताली बजा रहा था और जयकारे लगा रहा था। और वह महापुरुष था जिसने उस दुष्ट बूढ़े आदमी वान कियांग जयांग वुशान को मार डाला था। अध्याय 348। आपको यह आत्मविश्वास किसने दिया? ये वही है। जयांग वुशान लिमिटलेस अंडरग्राउंड पैलेस को पार करने वाला पहला व्यक्ति था और वह एक शीर्ष प्रतिभा था जिसने 15 साल की उम्र में गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रखा था। इसके अलावा उसकी उत्पत्ति अज्ञात थी। कोई नहीं जानता था कि उसका गुरु कहाँ से आया था, न ही वह खुद कहाँ से आया था। कोई भी ये भी नहीं जानता था कि जियांग वुशान उसका असली नाम था या नहीं, इसलिए उसकी पहचान बहुत रहस्यमय थी। लेकिन हर कोई जानता था कि जियांग वुशान एक शीर्ष प्रतिभा है और भविष्य में वह संभवतः जी किंगमिंग और जू झोंग्यू जैसे अस्तित्वों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसलिए एक भी व्यक्ति उस युवक को महत्व के साथ न देखने की हिम्मत नहीं करता था। फुसफुसाहट जियांग वुशान के हाथ उसके शरीर के नीचे चट्टान पर दब गए और अचानक उसकी कमर में ताकत आ गई। एक सुंदर काप की तरह एकदम सही मोड़ में उछलते हुए वह विशाल चट्टान से नीचे कूद गया और भीड़ के बीच में जा पहुंचा।
लियू जेजुन, ऐसा नहीं है कि चू फैंग आपकी निंदा कर रहा है, लेकिन प्रतिष्ठित विला के नंबर 1 शिष्य के रूप में आप चीजों को संभालने में वास्तव में अनुचित हैं। कोई भी इसे आपकी तरह नहीं संभाल सकता। निडरता से जियांग वुशांग ने लियू जेजुन को इशारा करना और फटकारना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में आसपास के लोगों ने फिर से ठंडी हवा की सांस ली और उन्हें लगा कि जियांग वुशांग की हिम्मत बहुत बड़ी है। वे चू फैंग से भी बड़े थे। हालांकि केवल चू फैंग ही जानता था कि जियांग वुशांग में वास्तव में इतना घमंडी होने की क्षमता थी। हो, तो फिर तुम आगे बढ़ो और कहो, मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए ताकि यह निष्पक्ष हो। लियू जेजुन एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका चेहरा नहीं बदला और शुरू से अंत तक हमेशा एक उदासीन मुस्कान थी जब वह जियांग वुशांग को एक प्रश्न का उत्तर देता था। क्या यह आसान नहीं है? उन्हें एक साथ लड़ने दे और जो हारता है उसे बस माफी मांगनी होगी और स्वीकार करना होगा कि वह गलत था। जियांग वुशांग ने गर्व से कहा, हु टिल्ड 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 टिल्ड, और उसके बोलने के बाद सदमे से जमीन पर सभी के जबड़े भर गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि वह चू फैंग की मदद करने जा रहा था, लेकिन अब वह वास्तव में चू फैंग को आग के गड्ढे में धकेल रहा था। चू फैंग, जो गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, को जी किंगमिंग के खिलाफ लड़ने दिया, जो स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर था। क्या ये चू फैंग को मरने के लिए नहीं कह रहा था? हो, आपने वास्तव में एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन मुझे बस डर है कि चू फैंग लड़ाई के लिए सहमत होने की हिम्मत नहीं करेगा। जी किंगमिंग हल्के से मुस्कुराया और चू फैंग को देखने वाली उसकी निगाह में तिरस्कार भरा हुआ था। तुम मूर्ख हो, क्या तुम मूर्ख हो? लेकिन किसने सोचा होगा कि जियांग वुशांग का चेहरा बदल गया और भीड़ के सामने उसने जी किंगमिंग का अपमान करना शुरू कर दिया। तुम टिल्ड 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 टिल्ड, ये देखकर जी किंगमिंग का चेहरा बदल गया और वह क्रोधित हो गया, लेकिन जियांग वुशांग की अज्ञात मूल की स्थिति को याद करने के बाद उसने अपना गुस्सा दबा लिया। क्योंकि जब तक कोई यह अनुमान लगाता है कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में जियांग वुशांग जैसी प्रतिभा कहाँ से आ सकती है, तब तक ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि यह जियांग राजवंश से ही होगा। तो यही कारण था कि जियांग वुशांग इस जगह पर बिना किसी डर के जो चाहे कर सकता था और कोई भी उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई इस बात से डरता था। उन्हें डर था कि जियांग वुशांग जियांग राजवंश का व्यक्ति है। मेरे बारे में क्या मैं गलत हूँ? मैंने बोलना भी पूरा नहीं किया है, फिर भी तुम कहते हो कि उसकी हिम्मत नहीं है। बोलो, क्या तुम मूर्ख हो? जियांग वुशांग ने गुस्से से जी किंगमिंग को एक नज़र से देखा, फिर जल्दी से उसने कहा, देखो तुम कितने बूढ़े हो। एक व्यक्ति जो 3 की ओर भाग रहा है, एक ऐसे युवक से लड़ रहा है जो वयस्क भी नहीं है। न केवल तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बल्कि तुम ये भी कह रहे हो कि वह इतने न्यायपूर्ण और आत्मविश्वास से हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या तुम्हें शर्म भी आती है? टीएन चीनी भाषा में 30 2 अक्षरों से बना है, 3 जोड़ 10। इसलिए इस उदाहरण में 3 को 30 के संक्षिप्त रूप के रूप में देखा जा सकता है। 3 की ओर दौड़ना का मतलब है 30 की ओर दौड़ना, यानी 30 साल की उम्र तक पहुंचने वाला व्यक्ति। मैं जी किंगमिंग का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह सचमुच लगभग फटने वाला था। वह आखिर ऐसा व्यक्ति कैसे था जो 3 की ओर भाग रहा था? चाहे वह दिखने में हो या असली उम्र में, वह स्पष्ट रूप से 20 में से एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण शैली वाला युवक था। तुम्हारा क्या? सुनो, अगर तुम चू फैंग से लड़ने जा रहे हो तो यह निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये निष्पक्ष कैसे हो सकता है? साधना के समान स्तर पर ताकत की तुलना करना, इसे निष्पक्ष कहा जाता है। क्या आप एक नीले लिबादे वाले विश्व प्रेतवादी नहीं हैं? आपके लिए अपनी साधना को दबाना कठिन नहीं होना चाहिए, है न? जब तक आप अपनी साधना को गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक दबाते हैं, तब तक आप चू फैंग के समान ही रहेंगे। उस समय जब तुम दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करोगे तो ये पूरी तरह से निष्पक्षता होगी। तो तुम हिम्मत करोगे या नहीं? जियांग वुशांग ने जी किंगमिंग की नाक की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? जी किंगमिंग ने ठंडी सांस ली। अगर उसे जियांग वुशांग की असली पहचान का डर नहीं था, तो वह सच में उस बदमाश को अभी मार डालना चाहता था। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? जियांग वुशांग ने चू फैंग की ओर इशारा किया। वह अभी भी अहंकार से भरा हुआ था, बिना किसी वृद्धि या कमी के। मैं किसी भी समय तैयार हूँ। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि चू फैंग को वर्तमान जी किंगमिंग से डर लगता था, लेकिन अगर उन दोनों की साधना का स्तर एक जैसा होता तो चू फैंग को जी किंगमिंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता।
भले ही उसके पास कुलीन आयुध हो, फिर भी वह उसी तरह डरता नहीं था। ठीक है, चूंकि यह ऐसा है तो आप दोनों शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग पीछे हट जाओ और उन दोनों को अपनी मुट्ठी और लातें फैलाने के लिए थोड़ी जगह दो। वहां पर जो विश्व अध्यात्मवादी हैं, जमीन पर एक आत्मा संरचना स्थापित करें ताकि यह पर्वत शिखर उनकी लड़ाई की अत्यधिक भयंकरता से नष्ट न हो जाए। समाधान विधि की पुष्टि करने के बाद छोटे बच्चे जियान वुशांग ने फिर इशारे से लोगों को आदेश दिया, लेकिन जिस चीज ने लोगों को सबसे ज्यादा अवाक कर दिया वही थी कि किसी ने भी उसकी बातों को अनसुना करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड और जी कबीले के ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट ने भी उसके निर्देशों के अनुसार स्पिरिट फॉर्मेशन बनाए। जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक जज की तरह जियान वुशांग ने जी किंगमिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सही है। निष्पक्षता के लिए आप अपने ब्लू क्लोक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट तरीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और यदि आप खुद को शर्मिंदा होने से डरते नहीं हैं तो आगे बढ़ें और अपने एलीट आर्मामेंट का उपयोग करें। हे भगवान, मैं वास्तव में तुम्हें गला घोंटकर मार डालना चाहता हूँ। जैसे जैसे उसे जियान वुशांग से और अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जी किंगमिंग ने वास्तव में क्रोध में अपने दांत पीसना शुरू कर दिया, इतना कि उसमें चरमराहट की आवाज भी आई, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल सहने का विकल्प चुन सकता था, और यहाँ तक कि शाप की सजा भी केवल अपने दिल में ही खुद से कही जा सकती थी। हम जियान वुशांग के चले जाने के बाद जी किंगमिंग ने उसकी बातों पर अमल करते हुए उसकी आभा को दबा दिया। स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर से उसने इसे गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर तक दबा दिया, और उस पल चू फैंग ने अपनी आभा को और नहीं छिपाया। उसने गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की अपनी आभा को बाहर भेजा और आत्मविश्वास से खाली जगह के बीच की ओर चला गया। चू फैंग वास्तव में लड़ाई के लिए सहमत हो गया। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या ये कहने की भी जरूरत है? क्या आपको लगता है कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में जी किंगमिंग को नंबर 1 प्रतिभा के रूप में पहचाना जाना एक मजाक है? स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर की साधना के बिना भी उसकी युद्ध शक्ति अभी भी चू फैंग से कहीं ज्यादा है। ये सही है। मैंने एक बार सुना था कि जू झोंग्यू के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो जी किंगमिंग को उसके समान साधना करते हुए हरा सके। एक बार पहले जब वह गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था तो उसने अपने कुलीन आयुध से शक्ति उधार लिए बिना स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर के एक व्यक्ति को मार डाला था। वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है। गहन क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच की दूरी आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चू फैंग पराजित हो जाएगा? हम एजोर प्रांत के लोग कितने ताकतवर हो सकते हैं? वह सिर्फ अपमान की तलाश में है। उसी समय पहाड़ की चोटी पर अधिक से अधिक लोग एकत्रित होने लगे। चाहे वे विवाह समारोह में भाग लेने वाले युवा प्रतिभाशाली लोग हों या प्रतिष्ठित विला के स्थानीय शिष्य या हर जगह की शक्तियों के वरिष्ठ विशेषज्ञ, उस समय वे इस विशेष प्रतियोगिता को देख रहे थे। इस स्थान पर 9 प्रांतों के महाद्वीप के लगभग हर हिस्से से लोग यहाँ एकत्रित हुए। जी किंगमिंग असामान्य रूप से खुश था क्योंकि उसने सभी दिशाओं से लगातार प्रशंसा सुनी थी। इसलिए उसने घृणा से चू फैंग से कहा, तुम्हारी सारी क्षमताएं निकालो। मुझे किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, और इस एक हाथ से मैं तुम्हें हरा दूंगा। और जब उसने जी किंगमिंग के अतुलनीय अहंकार और खुद के प्रति अनादर के रवैये का सामना किया तो चू फैंग ने केवल उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आपको यह आत्मविश्वास किसने दिया? अध्याय 349 आपको हर जगह हराया। बेशक आत्मविश्वास मुझे खुद से ही मिलता है। बेकार की बातें मत करो, आगे बढ़ो और हमला करो। जब मैं पहले हमला करूंगा और तुरंत तुम्हें खत्म कर दूंगा तो तुम बेबस न हो जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें खुद को दिखाने के कुछ मौके दूंगा। जी किंगमिंग का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दूसरा उसकी छाती के सामने थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था। वह एक असाधारण विशेषज्ञ की तरह मजबूत दिख रहा था और जब वह बोलता था तो वह बहुत जोर से बोलता था क्योंकि वह सभी को बताना चाहता था कि वास्तव में चू फैंग उसके साथ मारपीट करने के लायक नहीं है। चूंकि आप इतने दयालु हैं तो मुझे देखने दीजिए कि क्या आपका एक हाथ मेरे हमलों को रोक सकता है। चू फैंग ने ठंडी मुस्कान दी, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और धनुष से निकले तीर की तरह उसने विस्फोटक ढंग से छलांग लगाई। जब वह जी किंगमिंग के सामने पहुंचा तो उसने किसी भी मार्शल कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। खाली हाथों और मुट्ठियों से उसने जी किंगमिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। तारांकन फुफुफुफ। चू फैंग की हर एक मुट्ठी हवा में हलचल मचा रही थी और वह बिजली की तरह तेज था। एक ही शैली और एक ही चाल से एक साधारण मुक्का जी किंगमिंग की आंखों को मोहित कर गया, जिससे उसे पता नहीं चल पाया कि बचाव कैसे किया जाए। ये कैसे संभव है?
इस लड़के की गति और शक्ति वास्तव में इतनी शक्तिशाली है। उस क्षण जी किंगमिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी पहले वाली शांति और निश्चिंतता पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अतुलनीय सदमा आ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान चू फैंग जब उसके सामने था तो वह हजारों लोगों और घोड़ों की सेना की तरह था। अपने एक हाथ से रोकना कोई रास्ता नहीं था, फिर भी हमला करना भी कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह हथियार की नोक से बचने के लिए केवल पीछे हट सकता था। तारांकन स्विश। जी किंगमिंग ने छलांग लगाए और पीछे की ओर भाग गया, लेकिन चू फैंग छाया की तरह उसका पीछा करता रहा और एक बार फिर हमला कर दिया। ऐसा करते ही जी किंगमिंग ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन वह भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। इस प्रकार विशाल स्थान में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। जी किंगमिंग, वो व्यक्ति जिसने अहंकार से बात की थी और कहा था कि वह एक हाथ से चू फैंग को हरा सकता है, वर्तमान में चू फैंग द्वारा हर जगह पीछा किया जा रहा था और वह बहुत ही जर्जर अवस्था में था। यह क्या है? जी किंगमिंग जवाबी हमले क्यों नहीं कर रहा है? तुम ये भी नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है? जाहिर है जी किंगमिंग कुछ समय के लिए चू फैंग को वह करने दे रहा है जो वह करना चाहता है, और बाद में जब जी किंगमिंग हमला करेगा तो वह निश्चित रूप से एक ही बार में चू फैंग को हरा देगा और उसे दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर बताएगा। कुछ लोगों को जी किंगमिंग पर बहुत भरोसा था। उन्होंने ये भी सोचा कि जी किंगमिंग जानबूझकर चू फैंग के साथ खेल रहा है। ये चू फैंग काफी ताकतवर है, उसके हमले हवारोधी हैं और गति और शक्ति दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। उसकी शैली में बदलाव भी बेहद चतुराईपूर्ण है। वह जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित कर रहा है उसकी तुलना गहन क्षेत्र के 7वें स्तर के लोगों से की जा सकती है। ऐसा लगता है कि इस बार जी किंगमिंग लापरवाह हो गया है और उसने अपने दुश्मन को कमाका है। ऐसा लगता है कि इस बार वह खुद ही ठोकर खाएगा। लेकिन जी किंगमिंग पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाले लोगों की तुलना में जू झोंग्यू, जो जी किंगमिंग को समझता था, उसे जीत का एक रास्ता दिखाई दिया। उसे लगा कि इस बार अगर जी किंगमिंग कभी भी हमला नहीं करने वाला है तो वह हारने वाला है। मैंने तुमसे कहा था कि भाई चू फैंग की लड़ाई सामान्य ज्ञान के विरुद्ध है। इस बार तुम सही मानते हो। हालांकि जी किंगमिंग बहुत ताकतवर है, लेकिन चूंकि वह भाई चू फैंग के समान ही साधना के स्तर पर है, इसलिए वह उसे हरगिज नहीं हरा पाएगा। भले ही वह कुलीन आयुध का उपयोग करे, फिर भी परिणाम तय नहीं होगा। ये देखकर कि जू झोंग्यू ने चू फैंग की प्रशंसा की, गूबो का चेहरा गर्व से भर गया, मानो जिसकी प्रशंसा की जा रही थी वह वही था। लिटिल बो, तुम एलीट आर्मामेंट्स की ताकत को नहीं समझते। हालांकि चू फैंग की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है, जी किंगमिंग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह वास्तव में एलीट आर्मामेंट्स का उपयोग करता है तो मेरा अनुमान है कि चू फैंग को इसे वापस रोकने में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। जू झोंग्यू ने अपना सिर हिलाया। वह जिसके पास भी एलीट आर्मामेंट्स था, वह अच्छी तरह से जानता था कि एलीट आर्मामेंट्स की ताकत कितनी भयानक थी। बड़े भाई झोंग्यू, चू फैंग के पास भी एक तुरुप का पत्ता है। उस दिन असुर भूत टॉवर में जी बुफान ने भी जी किंगमिंग के कांटों के कवच को पहना था, लेकिन अंत में उसे भी चू फैंग ने कुत्ते की तरह पीटा। अगर मैं उसे रोकने के लिए ऊपर नहीं जाता तो मुझे डर है कि उस दिन चू फैंग ने जी बुफान को मार दिया होगा और एलीट आर्मामेंट उसे नहीं बचा पाएगा। बू बो जू झोंग्यू के कानों के पास गया और धीमी आवाज में समझाया। वास्तव में ऐसा कुछ था। उन शब्दों को सुनने के बाद जू झोंग्यू थोड़ा चौंक गया, फिर उसके बाद उसने चू फैंग को जिस नज़र से देखा उसमें कुछ उम्मीद जुड़ गई और उसने शांति से कहा, आपकी यह बात सुनने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि चू फैंग अभिजात वर्ग की शस्त्रास्त्र की ताकत को तोड़ने के लिए किन तरीकों का उपयोग करता है। लेकिन जी किंगमिंग, ओह जी किंगमिंग, क्या आप अपनी बात से पीछे हटेंगे और अभिजात वर्ग के आयुध का उपयोग करेंगे? जी किंगमिंग, आप बंदर के वर्ष में पैदा हुए हैं, है न? आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं, और तेज चलो, और तेज चलो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। चू फैंग हर जगह जी किंगमिंग का पीछा कर रहा था और कभी कभी वह उपहास में हंस भी रहा था। ये केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो। अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया होता तो यहाँ इतनी बेतहाशा हरकत करने की तुम्हारी बारी भी नहीं आती। जी किंगमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने का गहरा अफसोस हुआ। ओह, तो फिर अपने पूरे शरीर की शक्ति का उपयोग करो। क्या मैंने ही तुम्हें इसका उपयोग करने से मना किया था? मुझे आश्चर्य है कि किस कमीने ने कहा कि मुझे हराने के लिए उसे केवल एक हाथ की आवश्यकता है। क्या हुआ? आगे बढ़ो, हमला करो और मुझे अभी हरा दो।
वह हाथ क्या कर रहा है? तो वह हाथ सिर्फ दिखावे के लिए है। अगर दौड़ने से तुम्हारे पैर थक गए हैं तो आगे बढ़ो और अपने हाथ का इस्तेमाल करके इधर उधर भागो। कम से कम इसका कुछ मूल्य तो देखा जा सकता है न? चू फैंग, अपनी तीखी जुबान का फायदा उठाने के बारे में मत सोचो। मैं मानता हूँ मैं वाकई लापरवाह था और तुम्हारी ताकत को कम करके आंका था, लेकिन एक इंसान के तौर पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं होना सबसे अच्छा है। अपने लिए पीछे हटने का रास्ता छोड़ना अच्छा है, वरना सावधान रहो कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भविष्य में तुम कैसे मरोगे। जी किंगमिंग ने ये शब्द बहुत धीरे से कहे और केवल चू फैंग ही उन्हें सुन सकता था, क्योंकि जब उसने ये शब्द कहे तो उसे खुद भी शर्मिंदगी महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे वह अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन चू फैंग को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने बहुत जोर से चिल्लाकर ये शब्द कहे, लगभग वह चाहता था कि पहाड़ की चोटी के नीचे बैठे लोग भी सुन लें। जी किंगमिंग, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हें बड़े बड़े शब्द बोलने का पछतावा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लॉर्ड चू फैंग एक बड़ा दिलवाला व्यक्ति हूँ। अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें अपने 2 हाथ और 2 पैर इस्तेमाल करके मुझसे लड़ने की अनुमति देता हूँ। कैसा रहेगा? ये ठीक है, ये वाकई ठीक है। तुमने अभी जो शब्द कहे हैं मैं उसे ज्यादा से ज्यादा बात सुनने के तौर पर ही लूंगा, हालांकि यह बहुत बदबूदार है। चू फैंग, तुम मरना चाह रहे हो? चू फैंग की वजह से जी किंगमिंग वाकई बहुत गुस्से में था। कारण को अनदेखा करते हुए वह घूम गया और उसके हाथ और पैर एक साथ हिल गए। वह गहरी दौड़ने की तकनीक के साथ भागा, उसकी मुठ्ठियां उल्काओं के तूफान में बदल गईं और उसने चू फैंग पर पलटवार करना शुरू कर दिया। देखो, जी किंगमिंग ने हमला किया। ये सही नहीं है। क्या उसने नहीं कहा था कि वह केवल एक हाथ का उपयोग करेगा? अभी वह स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा है। ये स्थिति क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि चू फैंग ने जो कहा वह सच था? जी किंगमिंग एक हाथ से चू फैंग को हराने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए वह उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत से लोग जी किंगमिंग के हमले से हैरान थे क्योंकि यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उन्हें उम्मीद थी कि एक ही हाथ से जी किंगमिंग चू फैंग को जमीन पर गिरा सकती है, लेकिन अभी अंतर थोड़ा बहुत बड़ा था, है न? तुम क्या जानते हो? मत भूलो, जी किंगमिंग स्वर्ग क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। अभी उसकी साधना गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर दबा दी गई है। वह पहले से ही चू फैंग पर आसानी से हमला कर रहा है। तो क्या हुआ अगर वह अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग करता है? वह बस यह नहीं चाहता कि चू फैंग बहुत बुरी तरह से पराजित हो जाए। जी किंगमिंग ने बहुत से दोस्त बनाए थे, इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत से लोग थे जो उसके पक्ष में बोलते थे। लेकिन पक्ष के लोगों ने चाहे जो भी कहा हो, असली लड़ाई की स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि जब जी किंगमिंग ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और चू फैंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब भी लोगों को आश्चर्य हुआ कि न केवल जी किंगमिंग को लाभ नहीं मिला, बल्कि वह नुकसान में भी था। ग्रैंड जी किंगमिंग, जी कबीले के भावी प्रमुख, जिसे युवा पीढ़ी में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, वास्तव में मुट्ठी और लात से लड़ने के मामले में अजूर प्रांत से आए अज्ञात बदमाश चू फैंग द्वारा दबाया जा रहा था। अध्याय 350 क्षति की वापसी। बैंग बैंग बैंग। चू फैंग और जी किंगमिंग एक दूसरे के खिलाफ मुक्कों और लातों से लड़ रहे थे। हर बार जब वे टकराते थे तो स्टील के टकराने की आवाज आती थी। हर बार जब लहरें दूर होती थी तो इससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती थी और उनके आसपास की हवा घूम जाती थी। दोनों लोगों की मुक्का मारने की गति बहुत तेज थी और उनकी शैली में अनगिनत बदलाव थे। गहन क्षेत्र में कई लोग तो दोनों की शैली और उनके हमला करने की गति में आए बदलाव को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। केवल गहन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद लोग ही उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते थे, और एक भी व्यक्ति जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा, उसने प्रशंसा में आहें नहीं भरी, क्योंकि उनके दोनों तरीके वास्तव में सामान्य ज्ञान को तोड़ते थे। उनके द्वारा गहन शक्ति का उपयोग आग की तरह शुद्ध था, और हमला करने और बचाव करने में उनकी समझ भी सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा थी। ऐसी स्थिति में जब जी किंगमिंग से ये सब पता चला तो ये ठीक था। आखिरकार वह एक सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन जब चू फैंग भी ऐसा करने में सक्षम था और जी किंगमिंग से भी बेहतर था, तो इससे लोगों को अंतहीन आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसका मतलब ज्यादातर ये था कि मार्शल साधना प्राप्ति के मामले में चू फैंग जी किंगमिंग से ऊपर था। ये कैसे हो रहा है? मैंने स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक का संचालन किया है, फिर भी मैं किसी भी लाभ पर कब्जा नहीं कर सकता।
क्या ये संभव है कि उसने उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक भी विकसित की हो? इतनी कीमती और दुर्लभ तकनीक जैसे कि उच्च स्तरीय रहस्यमय तकनीक, एजोर प्रांत जैसी जगह के लिए उस तरह की चीज होना कैसे संभव है? जी किंगमिंग ने शुरू में सोचा था कि अगर वह हमला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो भले ही वह चू फैंग को हरा ना पाए, फिर भी उसे दबाने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार उसके पास बहुत प्रचुर युद्ध का अनुभव था और गहन शक्ति के उपयोग का स्तर पहले से ही शीर्ष पर पहुंच गया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि भले ही उसने हमला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया हो, फिर भी वह चू फैंग द्वारा दबाया जा रहा था। वास्तव में जी किंगमिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। चू फैंग ने जितने भी विरोधियों का सामना किया था, उनमें से बैंगनी कपड़े वाली युवा महिला के अलावा वह सबसे मजबूत युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति था। लेकिन दुख की बात है कि उसका प्रतिद्वंद्वी चू फैंग था। चू फैंग के खून में दो तरह की बिजली समा गई थी। उसके शारीरिक शरीर की क्रूर ताकत और प्रतिक्रिया के मामले में वह वास्तव में जी किंगमिंग से ऊपर था। जी किंगमिंग, अभी मैं तुम्हारे हाथ पैर इस्तेमाल करने के बाद भी तुमसे कोई ताकत आती हुई नहीं देख सकता। बोलो, कुछ और सालों के बाद जब मैं चू फैंग तुम्हारी साधना को पकड़ लूंगा तो तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? चू फैंग ने ठंडे अंदाज में मजाक उड़ाया और उसकी बेहद गंभीर ठंडी निगाहें चमक उठीं। चू फैंग का स्वभाव ऐसा था कि या तो आप किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करते, लेकिन अगर करते हैं तो उसे अंत तक अपमानित करते हैं, क्योंकि दुश्मनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? हमें अभी भी देखना होगा कि तुम्हारे पास वह मौका है या नहीं। जी किंगमिंग ने ठंडी सांस ली, फिर उसके कदम अचानक बदलने लगे। ये वास्तव में पहले से भी अधिक तेज था और हर कदम के साथ इसने अगले कदम की नींव रखी। ये बेहद गहरा था। इसके साथ ही जी किंगमिंग की मुट्ठियां भी सख्त होती जा रही थीं। हर एक मुक्का एक विशाल चोटी की तरह कठोर था और उस अवस्था में उसने चू फैंग पर जवाबी हमला किया और चू फैंग को लगातार पीछे हटने पर मजबूर किया। अरे यार, क्या इस आदमी ने अपनी ताकत छुपाई? चू फैंग ने हल्के से भौहें सिकुड़ी। उसने पाया कि जी किंगमिंग की मुट्ठियां सख्त हो गई हैं और उसकी गति भी तेज हो गई है। वह पहले ही उससे आगे निकल चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ मुट्ठियों और लातों से लड़ते हुए चू फैंग को स्पष्ट रूप से पराजित होना था। हाँ, जी किंगमिंग ने आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे पता था कि जी किंगमिंग के लिए चू फैंग को हराने में असमर्थ होना संभव नहीं था। वास्तव में एक बार जब वह गंभीर हो जाता है तो चू फैंग आगे नहीं बढ़ सकता। और ये देखकर कि जी किंगमिंग ने बढ़त हासिल कर ली है और चू फैंग को दबा दिया है, जो लोग जी किंगमिंग की ओर झुके थे वे तुरंत अतुलनीय रूप से खुश थे और उनमें से हर एक ने एक निश्चित प्रकार का माहौल दिया। काफी घृणित। जी किंगमिंग वास्तव में मार्शल कौशल का उपयोग कर रहे हैं। जू झोंग्यू ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वह पहले से ही जी किंगमिंग के तरीकों को पहचान चुके थे। इसके तुरंत बाद एक चतुर विचार के साथ वह जोर से चिल्लाया, जी किंगमिंग, चू फैंग अभी भी मुट्ठी और लात से तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, फिर भी तुम क्लाउड वॉकिंग स्टेप्स और विशाल पीक मुट्ठी का उपयोग करते हो। क्या ये थोड़ा बेईमानी नहीं है? तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, जू झोंग्यू। तुम्हारे क्लाउड वॉकिंग स्टेप्स और विशाल पीक फिस्ट्स अंदर से आते हैं। सतह पर यह एक मार्शल कौशल की तरह नहीं लगता है, लेकिन अद्वितीय शैली ने तुम्हें बेच दिया। ये देखकर विश्व आत्मा संघ के लोगों ने जल्दी से इसमें शामिल हो गए। एक के बाद एक उन्होंने अपना गला फाड़कर जोर से चिल्लाया और कहा, तो यह ऐसा ही है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जी किंगमिंग अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इसलिए उसने छिपे तौर पर मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। शैली में परिवर्तन वास्तव में जी कबीले के क्लाउड वॉकिंग स्टेप्स और विशाल पीक फिस्ट्स हैं। आप इसे दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन आप इसे मेरे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड से नहीं छिपा सकते। तो उसने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। मुझे आश्चर्य है कि तुम अचानक कैसे मजबूत हो गए। उस पल चू फैंग को भी एहसास हुआ और उसने जल्दी से अपनी हमला करने की शैली बदल दी। उसने अपने पैरों के नीचे इंपीरियल स्काई तकनीक का संचालन किया ताकि हवा के झोंके उसे ऊपर उठा सके, और उसने अपनी मुट्ठियों को हथेलियों में खोलकर ब्रह्मकारी हथेलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हुश हुश चू फैंग ने पहले ही ब्रह्मकारी हथेलियों को उच्चतम क्षेत्र में समझ लिया था। अब जब उसने इसे फिर से इस्तेमाल किया तो वे हथेलियों की तरह कैसे लग रहे थे। वे बस हथेलियों से ढकी एक दीवार थी। जैसे ही वे सीधे उसकी ओर आए, कोई असली और नकली में अंतर नहीं कर सका। धमाका! अचानक चू फैंग की एक हथेली उतरी और जी किंगमिंग की छाती से टकराई।
हालांकि जैसे ही वह जी किंगमिन की छाती से टकराए, चू फैन की हथेली और हाथ से तुरंत सुन्नपन महसूस हुआ। एक जोरदार झटके के साथ वह कई मीटर पीछे गिर गया और वह भी जमीन पर गिर गया। अपनी हथेली को देखने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए चू फैंग ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि उसकी हथेली पहले से ही बैंगनी हो गई थी और बड़ी मात्रा में हीमेटोसेल दिखाई दिए थे। उसकी अपनी हथेली ने वास्तव में खुद को चोट पहुंचाई थी। अगर उसका भौतिक शरीर अत्यधिक मजबूत नहीं होता तो शायद उसका हाथ पहले ही बर्बाद हो चुका होता। क्या हुआ? जाहिर है चू फैंग ने जी किंगमिन पर हमला किया, फिर भी उसे वापस क्यों फेंका गया? इस तरह के बदलाव ने दर्शकों का भी ध्यान खींचा और उनमें से हर एक को भी इसी तरह अंतहीन झटका लगा। अरे वाह, ये जी किंगमिन के शरीर पर कांटों का कवच है। इसका असर नुकसान को वापस लौटाने का है और उसके कुछ भी किए बिना भी उसे नुकसान वापस लौटाने का बचाव प्रभाव प्राप्त होगा। अभी चू फैंग जी किंगमिन के साथ आमने सामने वार कर रहा है। जी किंगमिन को न मारना और भी बेहतर है। अगर वह उसे मारता है तो जो घायल होगा वह केवल वही होगा। जू झोंग्यू ने चिंतित होकर कहा, चू फैंग, उस पर शारीरिक हमला मत करो। उसके शरीर पर कांटों का कवच बेहद मजबूत है और उसके कुछ भी किए बिना भी ये स्वचालित रूप से बचाव करेगा और हमलावर को चोट पहुंचाएगा। ये देखकर गूबो जल्दी से जोर से चिल्लाया, तो यह ऐसा ही है, लेकिन ये ठीक है, यह मेरे लिए सही है कि मैं इसे आजमाऊं। चू फैंग को कारण पता चलने पर वह हल्के से मुस्कुराया। न केवल वह पीछे हटा बल्कि उसके कदम भी बदल गए और वह फिर से जी किंगमिन की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार हल्के हरे रंग की गैस की एक परत थी जिसने चू फैंग के पूरे शरीर को ढाक लिया था। हल्के हरे रंग की गैस चू फैंग के कपड़ों पर छा गई थी। ध्यान से देखे बिना कोई भी इसे देख नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि हल्के हरे रंग की गैस में विशेष पैटर्न थे और इसमें अविनाशी होने का एहसास था। ये गुप्त कौशल था, ब्लैक टॉर्टोइस कवच तकनीक। हम्फ, तुम अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहे हो। ये देखकर कि चू फैंग वास्तव में फिर से हमला कर रहा था, जी किंगमिन ने उसे चकमा नहीं दिया या टाला नहीं। उसने बस चू फैंग को खुद पर हमला करने दिया, क्योंकि उसके पास सुरक्षा के रूप में कुलीन आयुध था। उसे नहीं लगा कि चू फैंग उसे नुकसान पहुंचाएगा और इसके बजाय चू फैंग को केवल उससे नुकसान होगा। फुसफुसाहट और ठीक उसी समय चू फैंग जी किंगमिन के सामने आ गया। उसने अपने शरीर में गहन शक्ति को घुमाया और अपनी कमर और पैरों में ताकत लगाई। फिर उसने जी किंगमिन की ओर सिर से मुक्का मारा। दरअसल चू फैंग के मुक्का जी किंगमिन के चेहरे पर लगने से ठीक पहले उसके शरीर से लाल रंग की गैस की एक हल्की परत निकली। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि गैस पर कांटे लगे हुए थे और उनमें नुकसान पहुंचाने की शक्ति थी। लेकिन फिर भी चू फैंग ने रुकने के लिए कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय वह अपनी शक्ति को और बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका और कुछ ही देर बाद एक धमाके के साथ चू फैंग की मुट्ठी लाल रंग की गैस से टकरा गई। और इस बार धमाके के बाद चू फैंग वापस नहीं लौटा, बल्कि जी किंगमिन ऊपर तैर गया और चू फैंग के मुंह से पीछे गिर गया।